उम्र भी थका नहीं सकती, उम्र भी थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कैसे हो, कैसे हो, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आज हमारी हिंदी की परीक्षा है और मुझे पता है कि लाली के लाल करेंगे कमाल और मचाएंगे धमाल। इतने बेहतरीन तरीके से आप अपनी हिंदी की परीक्षा देकर आएंगे जो वास्तव में आपके जीवन की सबसे अच्छी हिंदी की परीक्षा होगी। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बताइए, सब कुछ स्पष्ट सुनाई दे रहा है, क्लियरली दिखाई दे रहा है, लाली मैम दिखाई दे रही हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, अब ध्यान से सुनिए जो मैं कह रही हूं, ध्यान से सुनिए जो मैं कह रही हूं। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और खुद को ये महसूस कराइए, ये महसूस कीजिए कि आप प्रकृति की गोद में हैं, शांत चित्त, और पूरे जो मस्तिष्क है वो एकदम से ओपन है। सारा का सारा यहाँ पर ज्ञान आप ग्रहण करने वाले हैं। सारी की सारी जो भी चैप्टर्स, जो भी प्रश्न, जितना भी हम यहाँ पर करने वाले हैं आज, वो सारा का सारा आप बहुत अच्छे से खुले दिमाग से उसको ग्रहण कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब आपका 100% कॉन्सेंट्रेशन, 100% 100% ध्यान केंद्रण यहाँ होना चाहिए। कहते हैं ना कि चाहे नगाड़े बज रहे हों, चाहे कुछ भी हो रहा हो, लेकिन हमारा फोकस सिर्फ यहाँ, ठीक है? तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमने हिंदी में क्या क्या पढ़ा। बहुत सारा हम पढ़ चुके हैं, सारा कुछ आप जान चुके हैं। व्याकरण आपने पढ़ ली है, रचनात्मक लेखन आपने पढ़ लिया है, पढ़ लिया है, बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। सारे व्याकरण के टॉपिक्स आपको क्लियर हैं, ठीक है? और पाठ्य पुस्तक हमारी जो क्षितिज और कृतिका है, उसके भी चैप्टर्स आपको एकदम क्लियर है। तो अब हम चलते हैं एकदम क्रिस्प तरीके से कि आज हम परीक्षाओं में धूम मचाएंगे। हमारे सिर पर होगा ताज। ध्यान से सुनना, आज आपके सिर पर होगा ताज और आप ही बनेंगे सरताज। आपके सिर पर होगा ताज, आपके सिर पर होगा ताज और आप ही बनेंगे सरताज। इन्हीं दुआओं के साथ हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा और हमारे सिलेबस में कितना कुछ है। सबसे पहले यदि हम चलें अपने क्षितिज किताब की तरफ, तो उसमें हमने सबसे पहले पढ़ी अपनी कविताएं। कविताओं में हमने देखा बेटा, कविताओं में हमने देखा कि सबसे पहली जो कविता है वो है हमारी सूरदास के पद। सूरदास के पद, सूरदास के पदों में हमने बहुत अच्छे से देखा कि कैसे उद्धव जी आते हैं और गोपियों को योग संदेश सुनाते हैं। लाखों बार कहने के बाद, कई बार समझाने के बाद भी महाज्ञानी उद्धव गोपियों को योग का संदेश नहीं दे सके। यहां तक कि ब्रह्मज्ञानी उद्धव गोपियों के समक्ष परास्त हो गए, क्योंकि गोपियों ने उद्धव से कहा कि योग उनके लिए कड़वी ककड़ी के समान त्यागने योग्य है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो योग का संदेश है, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी, ये तो हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है। और उन्होंने ये भी कहा कि यह तो सूरत नहीं ले सौंपो जिनके मन चकरी। जाइए, ये ज्ञान तो आप उनको दीजिए जिनके मन घूमते रहते हैं, क्योंकि हमारे मन में तो श्री कृष्ण है, हमारा मन तो एकाग्र है। उसके बाद हम चले राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। इसमें उन्होंने उस समय का वर्णन किया है जब स्वयंवर सभा थी। राजा जनक के यहाँ पर स्वयंवर सभा थी, जिसमें शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ानी थी। महाराज जनक, जो कि माता सीता के पिताजी थे, उन्होंने ये ऐलान किया कि जो भी राजा राजकुमार इस धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही सीता का वर होगा। चारों दिशाओं से, 10 दिशाओं से शूरवीर राजा राजकुमार सब आए, लेकिन कोई उस धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाने की तो बात दूर, उस धनुष को हिला तक नहीं पाए। आपने सुना होगा, भूप 10 10 एक ही 12, लगे उठा वह टरह नटारा। समझ में आया?
ठीक है, तो यहां पर यह हुआ। लेकिन इसके बाद गुरु विश्वामित्र जी के साथ आए राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण। जब राम ने धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की तो धनुष टूट गया और धनुष टूटने की आवाज चारों दिशाओं में गूंज गई। परशुराम जी का धनुष था, शिव जी ने परशुराम जी को दिया था। परशुराम जी धनुष के टूटने की टंकार को सुनकर आते हैं स्वयंवर सभा की तरफ और क्रोधित होकर कहते हैं कि यह शिव का धनुष तोड़ने का दुस्साहस जिसने भी किया है वो सभा से अलग खड़े हो जाए, अन्यथा सारे राजा मारे जाएंगे। श्री राम बड़े ही विनम्र भाव में आते हैं और कहते हैं कि आपका कोई सेवक ही होगा, परंतु परशुराम जी क्रोध करते रहते हैं। उसके साथ ही बीच में लक्ष्मण जी आते हैं और वो कहते हैं कि गुरुदेव, इस पुराने से धनुष के टूट जाने पर आपको क्या दुख हो रहा है, किसी को क्या लाभ या क्या हानि होगी। ऐसा कहकर बात बढ़ने लगती है और यहां तक ये भी कह देते हैं कि मैं कौन हूं, बाल ब्रह्मचारी यति को क्षत्रिय, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही तम त्रिपुरारिसन विदित सकल संसार। परशुराम कहते हैं कि ये कोई साधारण धनुष नहीं, लेकिन लक्ष्मण फिर भी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ऋषिवर, हमने बचपन में कई धनुष तोड़े हैं। तो प्रश्न इसी से आएंगे और ये पूछा जाएगा कि धनुष के टूटने पर परशुराम जी ने क्या कहा और लक्ष्मण ने क्या तर्क दिए। उसके बाद हम चलते हैं उत्साह अट नहीं रही है सूर्यकांत त्रिपाठी जी की कविता की तरफ। उत्साह अट नहीं रही है, उत्साह में कवि ने बादलों को संबोधित किया है। उत्साह में कवि ने गर्मी के बाद बादलों का आह्वान किया है, प्रार्थना की है कि बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धारा धरो। इस तरह से उन्होंने उत्साह में बादलों को आह्वान किया है और बताया है कि किस तरह से गर्मी से सकल विश्व के निदाग के सकल जन आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, है ना, तप्त धरा फिर जल से शीतल कर दो बादल गरजो। तो एक ओर तो उन्होंने बादलों को संबोधित किया है और इनडायरेक्टली भाव क्या है, भारत जब अंग्रेजों के गुलाम था तो किस तरह से क्रांतिकारियों ने भारत को आजाद कराने के लिए दहाड़ते हुए भारत माता की जय, जय भवानी के नारे के साथ इस भारत को आजाद कराने में स्वयं के प्राणों को भी न्यौछावर कर दिया। अट नहीं रही है में, अट नहीं रही जो कविता है इसी में, उसमें फागुन मास की सुंदरता का वर्णन है, मतलब वसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन है कि फागुन मास के आते ही, और ये फागुन मास ही चल रहा है ना, होली है ना, अभी है ना हमारी, कल परसों होली खेली जाएगी, दहन होगा, तो होली फागुन मास की पूर्णमासी को ही जलाई जाती है। तो उसमें फागुन की सुंदरता का वर्णन किया है और कवि ने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है कि आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंख हटाता हो तो हट नहीं रही है। फागुन के सौंदर्य का वर्णन। अब हम चलते हैं फसल कविता की तरफ। अब हम चलते हैं फसल कविता की तरफ। फसल और दंतुरित मुस्कान, फसल और दंतुरित मुस्कान, ये लिखिए नागार्जुन ने। अब फसल क्या है? फसल, अरे फसल कुछ नहीं, उसमें पंच तत्व चाहिए। क्या क्या? किसान की मेहनत और मिट्टी और पानी और हवा और वर्षा। ठीक है, किसान के हाथों की मेहनत, मिट्टी काली, जो भी जितनी भी कितने सारी मिट्टी होती है ना, टाइप्स ऑफ, ठीक है, तो वो सब चाहिए। किसानों की हवा चाहिए, फिर मिट्टी चाहिए, फिर पानी चाहिए, कई नदियों का पानी। तो यहां पर उन्होंने बताया कि फसल सिर्फ एक नदी के पानी का जादू नहीं है, फसल तो लाख लाख कोटि कोटि हाथों की मेहनतों की गरिमा है। ठीक है, हवा की थिरकन है, सूरज की किरणों का। तो आपको पता ही है कि प्लांट्स मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, पता है ना आप सबको। तो इसमें फसल के बारे में बताया है और साथ ही साथ दंतुरित मुस्कान में ही नागार्जुन ने बताया है कि छोटे से बच्चे की जो मुस्कान होती है वो कितनी आकर्षक कर देने वाली होती है। ठीक है, तो जिस तरह से एक छोटे से बच्चे को अपने माँ की उंगलियां या अपने माता का जो आंचल है वही सब कुछ होता है, ठीक उसी प्रकार से फसल को भी पंच तत्वों की आवश्यकता होती है। फिर हम चलते हैं जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित
आत्मकथ्य, जिसमें उन्होंने बताया है अपनी ही कथा के बारे में। क्या बताया उन्होंने कहा कि मेरे मित्रों ने कहा कि यार चलो आत्मकथा लिखो, तुम तो कितने महान हो, कितना अच्छा लिखते हो, तुम्हारे जीवन में तो कितना कुछ हुआ है, तुम तो इतने पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हो, आत्मकथा लिखो ना जयशंकर। लेकिन प्रसाद जी ने कहा नहीं नहीं, मैं अपनी आत्मकथा अभी नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि यदि मैंने अपनी आत्मकथा लिखी तो उसमें मुझे सब कुछ शामिल करना होगा, मेरे अच्छे मेरे बुरे सारे पलों को सार्वजनिक करना होगा, पब्लिकली करना होगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे जो खुद के पल हैं, जो मेरी अच्छी स्मृतियां हैं, प्यारी प्यारी अच्छी स्मृतियां मतलब यादों को कवि ने प्रेसी कहा है, प्रेमिका कहा है, ठीक है। तो उन्होंने यही कहा है कि उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर होने वाली उन बातों की, उसके अरुण कपोलों की, कपोल मतलब होता है गाल, तो कपोल मतलब गाल और अरुण मतलब लाल, तो उसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती निज सुहाग मधुमाया में। मेरी जो प्रेसी थी, मेरी जो प्रेमिका थी, वो इतनी सुंदर थी कि उसके गालों की लाली, ऐसा बताया उन्होंने, कवि ने ऐसी कल्पना की है, तभी तो कहता है कि ना जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो कवि कहते हैं कि मेरी प्रेमिका के लाल लाल गाल तो इतने प्यारे थे कि प्रातः काल की लालिमा भी उससे लाली उधार लेती थी। उसके बाद हम चलते हैं अपनी कविता की तरफ, जिसका नाम है संगतकार। संगतकार की जब बात आती है, संगतकार की जब बात आती है तो ऐसा लगता है कि संगीतकारों की बात हो, ठीक है। मंगलेश डबराल जी ने इसमें बताया है कि संगीत के माध्यम से ही बताया है कि संगतकार मतलब सहयोगी, हर एक क्षेत्र में सहयोगी रहते हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, संगीत का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, फिल्म जगत का क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्र में, प्रत्येक फील्ड में संगतकार होते ही होते हैं। बिना सहयोगियों के हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें उनकी वैल्यू करना चाहिए, उनका मान सम्मान रखना चाहिए, उनकी डिग्निटी मेंटेन रखना चाहिए और उन्हें सम्मान भी देना चाहिए। तो संगीत का ही उदाहरण लेते हुए उन्होंने कहा है कि जब कोई मुख्य गायक स्टेज पर गाता है और यदि वो तार सप्तक में, तार सप्तक मतलब बिल्कुल हाई पिच जिसको कहते हैं, 3 सप्तक रहते हैं ना, मंद मध्य तार, मंद सप्तक मध्य सप्तक तार सप्तक। मंद सप्तक मतलब बिल्कुल आराम से सा रे गा मा पा धा नी सा, मध्य थोड़ा ऊपर सा रे गा मा पा धा नी सा, तार सप्तक सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, ठीक है। तो तार सप्तक मतलब हाई पिच। जब कोई मुख्य गायक तार सप्तक में गाता है और अचानक उसका गला बैठने लगता है, तो वो जो संगतकार रहते हैं, जिसको हम कोरस कहते हैं, वो उनकी आवाज को ऐसे मुख्य गायक की आवाज में मिक्स करके देते हैं कि सामने वाले दर्शक ये समझ भी नहीं पाते कि मुख्य गायक के गले में कुछ परेशानी थी। जब वो हमारे लिए अपनी पहचान को छुपा कर रखते हैं, लिखा है ना कि उनकी कमजोरी नहीं, ये उनकी मनुष्यता है। कवि ने स्पष्ट लिखा है कि उनकी आवाज में जो हिचकिचाहट साफ सुनाई देती है वो उनकी कमजोरी नहीं बल्कि उनकी मनुष्यता है, उनका समर्पण भाव है। तो ये सब बताया। अब यदि हम चलें गद्य खंड की तरफ, तो पहला पार्ट है हमारा नेताजी का चश्मा, जो लिखा है स्वयं प्रकाश जी ने। आपको पता ही है कि नेताजी के चश्मा के माध्यम से लेखक स्वयं प्रकाश जी बताना चाहते हैं कि आजकल आजादी के बाद क्या हालत हो रही है हमारे भारत देश की। आज़ादी में अपने प्राणों की आहुति देने वाले ऐसे असंख्य स्वतंत्रता सेनानी हैं, क्रांतिकारी हैं, अनेक वीर हैं जिनके बलिदानों की शायद आज के समाज में कोई वैल्यू नहीं है या मूल्य नहीं है। चौराहे की बात की है, इसमें यह बताया है कि किस, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है, किस तरह से एक चौराहे से जब हालदार साहब गुजरते थे। 4-5 कैरेक्टर्स प्रमुख हैं, एक हालदार साहब है, एक चश्मे वाला है, कैप्टन जिसको चश्मे वाला कैप्टन, एक पान वाला है, एक ड्राइवर है, कुछ बच्चों की बात है, ठीक है। तो यहां बताते हैं कि एक चौराहे पर एक मूर्ति थी सुभाष चंद्र बोस की, जिस पर चश्मा नहीं था। चश्मा नहीं था तो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मे का ना होना साधारण बात नहीं थी, क्योंकि नेताजी हमेशा चश्मे और वर्दी में ही दिखते हैं। एक बार अचानक से हालदार साहब उतरते हैं और पान वाले जो दुकान में था उससे पूछा कि भाई
चश्मा नहीं है, बोले भूल गया होगा बनाने वाला, वैसे भी उसने 1 महीने में मूर्ति बनाकर पटक देने के लिए कहा गया था। सिंपली किसने बनाई? यही सरकारी स्कूल का एक मास्टर है, उन्होंने बनाई है। ये सारी बात हुई, ठीक है। अब उसके बाद ये भी देखा, फिर देखा कि एक बार देखा उन्होंने रियल चश्मा रखा है, कभी उनको ये ऐसा चश्मा दिखाई दे रहा है, तो कभी उन्होंने देखा अलग चश्मा दिखाई दे रहा है। हर बार उनकी मूर्ति पर अलग अलग चश्मे दिख रहे हैं। अब उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने पूछा कि भाई ये नेताजी बड़े चश्मे बदल रहे, क्या हुआ? बोले वो कैप्टन लगा देता है। बोले कैप्टन? कैप्टन नाम सुनते ही हवलदार साहब के मन में आया कि कोई फौजी होगा, नेताजी आजाद हिंद फौज का सिपाही होगा, स्वतंत्रता सेनानी होगा। अच्छा, फौज में है क्या वो? पान वाले ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, बोले वो लंगड़ा पागल है, पागल, वो क्या जाएगा फौज में। इस तरह से किसी का भी मजाक उड़ाते हुए देख हवलदार साहब को अच्छा नहीं लगा, और उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग सा व्यक्ति जो लंगड़ा था, अपने कंधे पर एक संदूकची में बांस पर कुछ जैसे फेरी वाले बेचते ना वैसे चश्मे ले लो, चश्मे ले लो, चश्मे, ऐसे। तो जब उन्होंने देखा तो उन्हें बड़ा अजीब लगा कि कैसे कैसे लोग हैं। स्वयं प्रकाश जी ये बताना चाहते हैं कि समाज में जो लोग हैं ना, तुलसीदास जी ने बहुत पहले लिख दिया था, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग। किस किस का मुंह बंद करेंगे? इट्स बेटर कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने काम से काम रखें, अपने कर्तव्य या अपने कर्मों पर फोकस्ड रहें, ठीक है। अब ये हो गया। उसके बाद उन्होंने ये भी देखा कि वो हर बार उसका जो चश्मा बदलता क्यों था, क्योंकि जब किसी को आया तो ग्राहक को पसंद आ गया कि भैया मुझे ये चाहिए, तो वो उसको दे देता था, फिर मूर्ति पर दूसरा। कुछ दिनों बाद देखा कि मूर्ति पर फिर चश्मा नहीं है। अचानक से फिर जाते हैं, बोले क्या हुआ? तो जो पान वाला था वो कैसा था? मोटा, ऐसा बिल्कुल तोंद निकली हुई थी। जब हंसता था तो उसकी लाल काली बत्ती सी खिल उठती थी। पान उसकी दुकान में ही नहीं, उसके मुंह में भी हमेशा ठुसे रहते थे। पान वाले का चरित्र चित्रण पूछा जा सकता है कि पान वाले का चरित्र चित्रण लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? पान वाला एक मोटा सा काला सा खुश मिजाज व्यक्ति था। उसकी दुकान में ही नहीं बल्कि मुंह में भी पान ठुसा रहता था। जब वो हंसता था तो उसकी लाल काली बत्ती सी खिल उठती थी। परंतु कैप्टन की मृत्यु के बारे में बताते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए और अपनी धोती से अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोला कि साहब कैप्टन नहीं रहा। जब हवलदार साहब ने ये बात सुनी उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने ड्राइवर से कह दिया कि अब हम यहाँ नहीं रुका करेंगे। बोले ठीक है। अचानक से एक दिन जा रहे थे कि फिर कहा रुको 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 रुको, रोकते रोकते वो अपनी गाड़ी से कूद कर आए और देखते हैं कि नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा बना है। सरकंडे जो बच्चे खेल खेल में बांस की पिंचिस जो रहते हैं उनका बना देता है। नेताजी मूर्ति के सामने सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि देश का भविष्य अच्छे हाथों में है, तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे हाथों में है। आज की परीक्षा का परिणाम तुम्हारे हाथों में है। प्रिपरेशन कर लो अच्छे से, परिणाम बहुत अच्छा जाएगा, बिल्कुल अच्छे से सुनते रहो। फिर चलते बाल गोविंद भगत, लिखा है राम वृक्ष बेनीपुरी ने। बाल गोविंद भगत भी बुजुर्ग आदमी थे, सफेद दाढ़ी थी, दुबले पतले थे, कबीरपंथी टोपी पहनते थे और हाथ में खंजड़ी लेकर घूमते थे। अब खंजड़ी क्या होती है बताए किसी को? खंजड़ी क्या होती है पता है किसी को? डपली की तरह है लेकिन डपली से अलग। तो कैसी होती है खंजड़ी? ऐसी ऐसी कि मेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, ओ मेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। ये खंजड़ी है। इसी खंजड़ी को, ऐसी ही खंजड़ी बाल गोविंद जी के हाथ में रहती थी, भगत जी के हाथ में रहती थी, क्योंकि हमेशा वो बहुत सुरीले गीत गाते थे। ठीक है, जैसे यदि मैं आपसे कहूं यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। ठीक है, तो इस तरह से ये जो खंजड़ी है वो हमेशा बाल गोविंद भगत जी के हाथ में रहती थी और अच्छे से सुरीले गीत गाते थे। आषाढ़ का महीना आते ही फागुन हो गया ना, होली हो गई, क्योंकि उत्साह अट नहीं रहे। फागुन के बाद चैत आया, चैत्र के बाद वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़,
आषाढ़ आ गया। आषाढ़ के आते आते बरसात शुरू हो जाती है। बरसात जैसे ही आती है किसान जैसे खिल उठते हैं, क्योंकि उनकी खेती निर्भर करती है बरसात पर। तो यहाँ पर उन्होंने यही बताया है, उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से अपने कर्म के प्रति, अपने दिनचर्या के प्रति वो एकदम पक्के थे। रूटीन जिसको हम कहते हैं ना, टाइम टेबल जिसको हम कहते हैं ना, ये पाठ हमारे सिलेबस में देने का उद्देश्य ये है कि हमारे बच्चे कर्म के प्रति पूरी तरह से फोकस्ड रहें। जो टाइम टेबल मतलब जो कहते हैं वो करें भी, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करके नहीं दिखाएं। बात भले ही छोटी हो लेकिन कर्म बड़े करके दिखाएं। तो जो कहेंगे वही हम करेंगे, ऐसा इस पाठ में है। ठीक है। एक उनका बेटा भी था जो बड़ा मतलब बोदा सा था, लिखा है उन्होंने, उसकी बुद्धि एकदम सही नहीं थी, नॉर्मल नहीं थी। उसकी बहू भी थी, पतोह भी थी उनकी। तो एक बार उनके बेटे की मृत्यु हो जाती है। लोग बाग तब आश्चर्यचकित हो गए जब उन्होंने देखा कि उन्होंने अपने बेटे की लाश को जमीन पर बिछाया, कुल फूल उसके आसपास बिखेर दिए, दीपक जलाया और भक्ति के गीत गाते रहे। लेखक खुद कहते हैं कि मैं तो ये देखकर दंग रह गया कि बेटे का मृत शरीर सामने है और वो प्रभु भक्ति में लीन है। पतोहू रो रही है, गांव की औरतें उनको समझा रही हैं, लेकिन क्या कहते हैं बाल गोविंद भगत कि ये रोने का नहीं, उत्सव मनाने का वक्त है, क्योंकि विरहणी बिछड़ी हुई आत्मा अपने प्रेमी से मिल चुकी है, अपने परमात्मा से मिल चुकी है। तो इसमें कर्म के प्रति निष्ठा, दिनचर्या और ईश्वर के प्रति आस्था, मतलब ईश्वर पर आस्था तो मुश्किलों में भी रास्ता। अब हम चलते हैं लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज में यशपाल जी ने बताया है ठाट बाट को। कैसे नवाबी ठाट बाट था जो पूरी तरह से दिखावटी प्रवृत्ति पर आधारित था। आपको पता ही है कि ट्रेन में जब सफर करते हैं तो लेखक ये सोच के सफर करते हैं कि चलो भाई वहां एकांत होगा, लेखक हैं तो लिखने की रुचि तो रहेगी ही रहेगी। तो लिखते लिखते उन्होंने सोचा कि चलो चलते हैं, लेकिन जैसे ही वो डब्बे में गए पता चला कि वहां तो पहले से ऑलरेडी आलती पालती मार कर एक व्यक्ति बैठे हैं। अब वो व्यक्ति भी नवाब साहब थे, लखनवी अंदाज, वो भी बड़े अजीब सा फील किया, उन्होंने अजीब सा महसूस किया, क्योंकि वो भी इस डब्बे में इसलिए बैठे थे कि उनको भी एकांत चाहिए था। पूरा बहुत अच्छे से खीरे को काटने का बड़े अच्छे से उन्होंने वर्णन किया है कि खीरे रखे थे, लोटा उठाया, खिड़की से बाहर खीरों को धोया, फिर उनके सिरे काटे, झाग निकाला, करीने से सजाया, पूरा अच्छे से जीरा मिला, नमक भुरका, और कहते हैं कि किबला शौक फरमाए। लेखक ने कहा नहीं, मैदा ज़रा कमज़ोर है। तो इस पाठ में यदि देखा जाए तो सबसे बड़ी बात यही है सिर्फ कि दिखावटीपन को बताया है। 3 बातें और समझ में आती है। लेखक ने अंत में हमसे प्रश्न पूछा था, लास्ट पैराग्राफ जो है उसमें, कि बिना पात्र घटना, है ना, और क्या था जल्दी बताओ। यस, ठीक है, विचार, पात्र और घटना के कहानी नहीं लिखी जा सकती। लेकिन जब कहा कि नवाब साहब को बिना कुछ खाए डकार आ गई, तो फिर बिना विचार, घटना और पात्र की कहानी भी लिखी जा सकती है ना। बिना पात्र, विचार या घटना की कहानी नहीं लिखी जा सकती, मतलब उनको कोई डकार नहीं आई थी, उनका कोई पेट नहीं भरा था, वो बस दिखा रहे थे। फिर हम चलते हैं मन्नू भंडारी जी द्वारा रचित एक कहानी, यह भी वो बताती हैं कि कभी कभी पारिवारिक माहौल ऐसा रहता है कि बच्चे के मन में घर कर जाती है कुछ बातें। तो मन्नू भंडारी जी का भी अपने पिताजी के साथ वैचारिक टकराहट थी बचपन से ही, क्योंकि मन्नू भंडारी 5 भाई बहन थे, बहनें थी, भाई थे, छोटी थी मरियल सी थी, दुबली सी थी, काली सी। उनसे बड़ी बहन थी सुशीला, बड़ी अच्छी थी, बेहतरीन। पिताजी हमेशा उसका कंपेयर, तुलना करते रहते कि देखो अपनी बहन को, वो कितनी हंसमुख है, देखो। तो बच्ची जो मन्नू भंडारी थी, उनके मन में ये हीन भावना आ गई थी कि क्या करूं। वो कभी अपने आप को अच्छा समझ ही नहीं पाई। ठीक है। अब यहां 2 बातें आती है इस पाठ में, एक तो पारिवारिक माहौल और दूसरा कि पिताजी ने कभी भी अपने बच्चों को या लड़कियों को किचन के हवाले नहीं किया, क्योंकि उनका यही मानना था कि किचन मतलब भटियार खाना, जहां भट्टी तपती रहती है और सारी प्रतिभाएं भी जलकर खाक हो जाती हैं। तो जब भी कोई वार्तालाप होता, बहस छिड़ती, तो कहते थे मन्नू यहीं बैठो।
अब बात आती है जब कॉलेज में जाती हैं और एक बार कॉलेज से उनको शिकायत आती है कि पिताजी को बुलाया है। मन्नू जी बहुत डर गई कि क्या होगा, लेकिन वहां देखा तो मन्नू की प्रिंसिपल ने कहा कि आपकी बेटी के कहने पर तो पूरा कॉलेज खाली हो जाता है। पिताजी का गुस्सा घर में बदलते जा रहा था। अपने माता पिता को थोड़ा सा समय दो। पिताजी माताजी से भी मेरी यही दरख्वास्त है, अपने बच्चों को हम थोड़ा सा समय देंगे, वो भी हमसे अपनी सारी बातें साझा करेंगे। और बच्चों से भी यही कहूँगी कि एकदम से अपने माता पिता की डांट को बुरा मत समझो, क्योंकि वो जो भी कहते हैं भलाई के लिए कहते हैं, ठीक है। यही हुआ। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि मन्नू तो आज़ादी के आंदोलन में मतलब पूरी तरह से बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है। आज़ादी या देश के प्रति अपने कर्तव्य निभाने का तात्पर्य मात्र यही नहीं है कि हम केवल फौज में भर्ती होकर ही देश की रक्षा या देश में विकास में योगदान दे सकते हैं। हम अपने अपने कर्तव्यों को अच्छे से पालन करके भी देश के योगदान में सहयोग कर रहे हैं। आप विद्यार्थी हैं, अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। हम शिक्षक हैं, हम अध्यापन कर रहे हैं, ये भी देश में योगदान ही है। फिर हम चलते हैं नौबत खाने में इबादत, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जी हाँ, जिसमें उन्होंने शहनाई के बारे में बताया है। बिहार, डुमराव, सोन नदी, ठीक है। तो बिहार में डुमराव में उनका जन्म हुआ। डुमराव में ही एक सोन नदी है। सोन नदी के किनारे पर एक घास रहती है जिसका नाम रहता है नरकट, और नरकट जो घास रहती है उसका प्रयोग किया जाता है शहनाई में, रीढ़ फूंक कर जो बजाते हैं। तो इसमें 2-3 बातें आई हैं, उस पर आधारित प्रश्न आएंगे ही आएंगे। सुशिर वाद्य यंत्र किसे कहते हैं? तो जिन वाद्य यंत्रों को फूंक कर बजाया जाता है, ठीक है, फूंक कर बजाया जाता है, वो सुशिर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। शहनाई को शाह की उपाधि क्यों दी? क्योंकि शहनाई हमेशा मंगल कार्यों में बजाई जाती है। बहुत ही सुरीला स्वर है और ये आज से नहीं, लगभग 14वीं या 16वीं शताब्दी से शहनाई को बजाया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ एक और बात आती है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने काशी को संस्कृति की पाठशाला या आनंद कानन क्यों कहा है? क्योंकि वहां उस समय की यदि हम बात करें तो सब लोग बहुत अच्छे से रहते थे, कोई जातीय भेदभाव नहीं, कोई धार्मिक भेदभाव नहीं। हमेशा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान यही कहते थे कि मैं काशी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। गंगा मैया यहाँ, बालाजी यहाँ, काशी विश्वनाथ यहाँ, सब कुछ तो यही है। उन्होंने ये भी बताया, अपने बचपन की बातों को भी बताया कि उनकी फेवरेट हीरोइन रहा करती थी सुलोचना, उसकी फिल्म देखने जरूर जाते थे। फिर उन्होंने बताया कि 2 बहनें थी, एक का नाम था, बताओ जल्दी, रसूलन बाई, दूसरी का बतूलन बाई। तो उनसे भी उनको संगीत की शिक्षा मिली और धीरे धीरे करके उनकी आयु रही 90 वर्ष। 90 वर्षों में से 80 वर्ष तक उन्होंने संगीत को समर्पित किया। 80 वर्षों की सुर साधना के बाद भी उनको ये लगता था कि उनके सुरों में कुछ कमी है। तो 5 वक्त की जब वो नमाज करते थे ना, तो अपने खुदा से यही कहते थे कि हे मेरे खुदा, मुझे सच्चा सुर बख्श दे, सुरों में ऐसी तासीर पैदा कर कि सुनने वालों की आंखों से अनगढ़ आंसू बरसे। एक बार उनकी शिष्या ने कहा था कि गुरुजी, आपको भारत रत्न मिल चुका है, अब तो ये फटी तहमत पहनकर लोगों से मिलने मत आया करिए। तो उन्होंने कहा था, धत पगली, ये भारत रत्न हमको शहनैया पर मिला है, लुंगिया पर नहीं। चल ठीक है, तू कहती है तो ध्यान रखूंगा। फिर हम चलते हैं अंतिम पाठ की तरफ, जिसका नाम है संस्कृति। भदंत आनंद कौशल्यायन। संस्कृति पाठ से प्रश्न आता ही है, आएगा ही, जिसमें अक्सर प्रश्न ये आएगा कि संस्कृति और सभ्यता है क्या, असंस्कृति और असभ्यता क्या है, ठीक है। और किस तरह से उन्होंने बताया कि कभी कभी लोग जिनके पास सब कुछ है, भाई मेरे पास खाने को है, बड़ा सा घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, हम मुझे कार्य करने की क्या जरूरत, मैं पांव पसार के सो रहा हूं, मुझे नहीं कमाना कुछ, नो, ऐसा मतलब उसको बस मिल गया है, कर्मठ नहीं है। एक संस्कृत व्यक्ति वही कहलाता है जो हमेशा कुछ नया करने के बारे में सोचता रहे, कभी भी बैठकर खाने पर यकीन ना करे, क्योंकि जब तक हम सांसें चल रही हैं ना, हमारी सांसें जब तक चल रही हैं, हमें भी चलते ही रहना है, ना तो समय रुकता है ना हमें रुकना है, ठीक है। तो
जो राह चुनी तूने उस राह पे राही चलते जाना रे, उसी राह पे राही चलते जाना रे। हो कितनी भी लंबी रात दिया बन जलते जाना रे, उसी राह पे राही चलते जाना रे। तो ये जो है हमारे कर्मों के प्रति हमारी निष्ठा ही हमें आगे ले जाएगी। ठीक है, सारे चैप्टर्स हो गए। अब हम चलते हैं कृतिका, हमारी पूरक पाठ पुस्तिका कृतिका, जिसका पहला पाठ है माता का आंचल। क्या पाठ है? माता का आंचल, जिसमें शिव पूजन सहाय जी ने, शिव पूजन सहाय 3 नाम है भाई। बचपन में भोलानाथ कहते थे उनके पिताजी, वास्तविक नाम था तारकेश्वर नाथ, और लेखन कार्य किया शिव पूजन सहाय से। अब यहां पर उन्होंने बताया कि माता का अंचल, मां का आंचल, मां का प्यार असीमित, इतना असीमित जिसकी कोई सीमा नहीं। तभी तो कहते हैं कि ईश्वर खुद या स्वयं ना आ सका तो उसने मां को बना दिया। मेरे लाल, मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज को हमेशा याद रखना कि आपकी मां आपके साथ हर स्थिति में है, हर स्थिति में है। कोई छोटी बात हो, बड़ी बात हो, अच्छी बात हो, बुरी बात हो, डर लग रहा हो, खुशी हो रही हो, हर बात को मां के साथ साझा करो, अपनी मां के साथ साझा करो। उसके बाद लाली मां के साथ भी साझा करना। आप ये मत सोचना कि ये हमारी अंतिम क्लास है, ये हमारी लास्ट क्लास है। नहीं, कक्षा 10वीं पाठ्य पुस्तक का ये अंतिम क्लास है, क्योंकि आप जब परीक्षाएं दोगे ना, परीक्षाओं से लौट कर आओगे ना, तो ये लाली मैडम आपका इंतजार करते हुए यही मिलेंगी। मेरे लाल, मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, हम हमेशा के लिए हैं, हमेशा के लिए। ये कभी मत सोचना कि हमारा सफर यहीं अंत हुआ। आपको पता है कि पूर्ण विराम समापन नहीं होता, पूर्ण विराम तो एक नए वाक्य की शुरुआत होती है, तो अंत ही आरंभ है। जाओ, अच्छे से ये सारी बातें याद रख के परीक्षाओं में कमाल करके दिखाओ। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में रहूंगी। ठीक है, तो माता का आंचल में उन्होंने बताया है ग्रामीण संस्कृति के बारे में, गांव की संस्कृति। सन 1929-30 की बात है बेटा, 1929-30। ठीक है, और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से बच्चे खेलते थे। अभी तो बच्चे बिल्कुल गैजेट्स में बिजी हैं, मोबाइल्स में बिजी हैं, वीडियो गेम में बिजी हैं, लगे रहते हैं, खाने पीने का ध्यान नहीं है। लेकिन पहले बच्चे मिट्टी के खिलौने बनाते थे। आपने भोलानाथ को देखा है ना, कहीं शादी खेल रहे हैं, कहीं विवाह खेल रहे हैं, कहीं दूल्हा आ गया, कहीं दुल्हन आ गई, तो कहीं मिट्टी के घरौंदे बना दिए। अब मिट्टी का तो नहीं, लेकिन आपके लिए मैं ये वाला घरौंदा लेकर आई हूँ। देखोगे? पास से देखो, अच्छे से देखना। ये देखो हिंदी की किताब रखी है, ये देखो हिंदी की किताब रखी है, दिखाई दे रही है? हिंदी दिखाई दे रहा है बेटा? ये हिंदी का है, तो ये तुम हो ये तुम हो। ये मतलब ये जब भी मैं ये देखती हूँ ना, तो मुझे तुम लोग दिखाई देते हो इसमें। ये देखो बैठी है, वाओ। ये देखो यहाँ पर कितने अच्छे से किचन भी है। हाँ, ध्यान से देखो, किचन है, अलमीरा है, अलमारी है, बालकनी है। भाई देखो, उधर खाना भी बन रहा है। ये जो चीज़ें हैं ना, इतनी प्यारी, ये हमारे मानसिक रूप से हमें एकदम स्वस्थ रखती हैं, खुश रखती हैं, और हमें फिजिकली भी स्ट्रांग रखती हैं, क्योंकि हमारा दिल, दिमाग, फिजिकल एक्टिविटी इनको बनाने में लगता है। यदि हम सिर्फ मोबाइल के गेम्स में ही लगे रहेंगे तो हम और कहीं ध्यान ही नहीं देंगे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कभी कभी मम्मी आपको बुलाती हैं, आप सुनाई नहीं देते हो। मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो हमेशा मोबाइल में, लेकिन यहाँ जो बच्चे हैं ना, यहाँ तो डायमंड्स हैं। तो ये आपके लिए, ये मेरे बच्चों के लिए, ये आप पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, हिंदी लिखा है, देख लिया? ठीक है, तो यहाँ भी माता के अंचल में भी उन्होंने यही बताया कि किस तरह से बच्चे
मतलब करते हैं काम। दूसरा चलते हैं हम साना साना हाथ जोड़े। मधु कंकरिया जी इनकी लेखिका है। उन्होंने बताया है गंतोक और हिमालय की यात्रा का वर्णन किस तरह से। सिक्किम, वाओ एकदम कि कितना अच्छा। तिस्ता नदी के बारे में बताया कि जब वो तिस्ता नदी के किनारे बैठी तो वो भूल गई अपने आप को, ऐसा लगा कि शून्य हो गई हूं। मेरी सारी तामसिकताएं, सारे नेगेटिव थॉट्स, विचार सब इस लहरों के साथ बह गए और मैं बची हूं केवल एक राजकुमारी, शुद्ध, पवित्र। तो ये प्रकृति है ना, हमें सब कुछ देती है। आपको पता है ना बेटा, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि। तो धरती हमें कब सपोर्ट करेगी? जब हम कभी धरती में बैठें भी तो, मिट्टी में खेलें भी तो। इसलिए कहते हैं कि नंगे पांव थोड़ा सा बाग बगीचे में या चलना चाहिए, मिट्टी से टच होना जरूरी है। आकाश, कभी हम खुले आकाश में सोए हैं, कभी हम खुले आकाश के नीचे बैठे हैं, कभी हमने खुले आकाश को नमन किया है। धरती, आकाश, जल, शुद्ध जल। अब तो भाई ये जल, वो जल, ये बॉटल, वो अटल, ठीक है एकदम। और क्या, धरती, आकाश, जल, वायु। अब वायु में भी एसी आ गए, ये आ गया, वो आ गया, शुद्ध हवा कहाँ है? इसलिए बीमारियों ने घेर लिया। धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि। अग्नि में भी हमें हीटर चाहिए, रूम हीटर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, पवित्र, शुद्ध एकदम। इसलिए जब जब छुट्टियां हों एक बार गांव में जरूर जाइएगा और गांव का जो माहौल है वो आपको 5 तत्वों से मिलाएगा, ठीक है। तो यहां भी उन्होंने यही बताया है। जितेन नार्गे उनका गाइड था। गाइड के माध्यम से उन्होंने वहां की बहुत सारी बातों को जाना। उन्होंने ये भी जाना कि वहां के पुरुष ही नहीं, स्त्रियां भी बहुत कर्मठ होती हैं। छोटे छोटे बच्चों को एकदम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह पीठ पर बांधती हैं और पत्थर तोड़ने का काम करती हैं। सैनिकों से भी मिली वहां, मतलब -16 डिग्री में भी वो वहां तैनात खड़े होते हैं। उसके बाद अंतिम पार्ट है, मैं क्यों लिखता हूं, जिसमें उन्होंने ये बताया कि आखिर मैं लिखता क्यों हूं, क्यों लिखता हूं। तो उन्होंने यही कहा कि कभी कभी आंतरिक विवशता, कभी कभी बाहरी विवशता, कभी कभी हमारी अनुभूतियां हमें लिखने के लिए विवश करती हैं। तो लिखने का कारण जानने के लिए ही मैं लिख रहा हूं कि आखिर मैं लिखता क्यों हूं। मतलब मैंने इसलिए लिखा कि मुझे पता चले कि मैं लिखता क्यों हूं। जब मैं पढ़ूंगा तो मुझे पता चलेगा। तो इसमें यही है। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, अच्छे से देखिएगा। वैसे तो हम मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस कर चुके हैं, आएगा ही आएगा, निश्चिंत रहना, अच्छे से पढ़ लेना, पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी। सूरदास के पद के आधार पर लिखिए कि उद्धव गोपियों की मनोदशा क्यों नहीं समझ पाए। क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि ज्ञान मार्ग पर चलने वाले उद्धव ने गोपियों के आदर्श प्रेम को समझने का प्रयास ही नहीं किया। वो सिर्फ ज्ञान, हर बात को दिमाग से तौलने वाले थे, दिल से नहीं, ठीक है। मतलब जो इंटेलिजेंट है लेकिन इमोशनल नहीं। और हम जो ह्यूमन बीइंग है ना, मनुष्य है ना, इमोशनल होना बहुत जरूरी है। तो गोपियों के ज्ञान मार्ग पर चलने के वाले उद्धव गोपियों के आदर्श प्रेम को समझने का उन्होंने प्रयास ही नहीं किया। प्रेम के उदात्त स्वरूप से वे परिचित ही नहीं थे कि ऐसा कैसा प्रेम। इस अनभिज्ञता और ज्ञान के दर्प, दर्प मतलब अहंकार, दर्प मतलब घमंड, ठीक है, ये गोपियों की मनोदशा नहीं समझ सकी। प्रश्न आएगा, उत्तर ऐसे लिखना। पद के अनुसार गोपियों को ऐसा क्यों लगा कि कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है? हरि है राजनीति पढ़ा है, कहती है मतलब अब गुरु ग्रंथ पढ़ा है। तो पहले प्रेम का प्रतिदान प्रेम के रूप में देते थे। मतलब पहले तो कहते थे कि प्रेम लो प्रेम दो, प्रेम की ये है तो प्रेम ही परमात्मा है, गोपियों प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ है। और अब गोपियां कहती अब क्या हुआ? हाँ, हमें प्रेम की परिभाषा बताकर, हमें प्रेम की भावना जगाकर अब चला गया राजा बनने। लगता है राजनीति पढ़ ली है। दूसरों के कल्याण के प्रयास किया करते थे लेकिन अब अपना ही भला देखते हैं। हाँ, फिर है, उन्होंने दूसरों के अन्याय से लोगों को मुक्ति दिलाई परंतु अब वे स्वयं ही अन्याय करने लगे हैं। पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स एक ही में बात कर रही हूँ। दोनों पाठ्य पुस्तक व्याकरण और रचनात्मक लेखन लिंक में देखिए। आपको पता है ना, सबसे पहले मैराथन जिसकी हुई थी उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन भी है, अच्छे से फिर से देख लेना, ठीक है, लिंक इज गिवन, ठीक है बच्चे। तो वो भी देखते रहिए आप। अब चलते हैं कि कृष्ण के प्रति अपने एकनिष्ठ प्रेम को क्या कहकर प्रकट किया। गोपियों ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम गुड़ की मिठास है, श्री कृष्ण में गुड़ की मिठास है। कौन मूर्ख होगा जो गुड़ का स्वाद छोड़कर योग के कड़वे स्वाद को चखेगा। हम तो
बिल्कुल चींटियों की भांति उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। हाँ, हम तो चींटियों की भांति उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। जाइए जाइए, ये योग संदेश किसी और को दीजिए। श्री कृष्ण को राजधर्म याद क्यों दिलाना पड़ा? हाँ, गोपियों द्वारा श्री कृष्ण को राजधर्म की याद क्यों दिलानी पड़ी? क्योंकि गोपियों को योग संदेश सुनकर स्पष्ट हो गया कि प्रेम आदि की पवित्र नीति परक बातें करने वाला कृष्ण अब अनीति उतर आया। अब क्यों अनीति करे आप उन्हें और अनीति छुड़ाए। अब वही अन्याय करने लगा है जो दूसरों पर अन्याय करने पर उनको सजा देता था, न्याय दिलाता था, वो स्वयं भी अनीति करने लगा है, अन्याय करने लगा है। अनीति पर चलने वाले मनुष्य से नीति की कैसे अपेक्षा की जाती है? इसलिए गोपियों ने प्रेम के विरुद्ध काम कर रहे कृष्ण को राजधर्म की याद दिलाने का कहा कि राजधर्म ते नहीं सूरजे प्रजा नहीं सताए। अरे कह दो अपने कृष्ण से, कह दो अपने राजा से कि यदि राजा ही है ना तो राजा का धर्म भी होता है अपनी प्रजा की रक्षा करना, और हम उसकी प्रजा हैं, हमारे कष्टों का निवारण करें। अब गोपियों की तीव्रतर वेदना कहां प्रकट हुई? सबसे ज्यादा दुख, वेदना मतलब दुख, ठीक है। जब पूरा योग संदेश गोपियों के लिए वेदना बनकर आया, कहीं भी गोपियों ने सांत्वना नहीं, और इसमें यही कहा है कि मन की मन ही मांझ रही, अंतःकरण से फूट पड़ी। इस पीड़ा को शब्दों में नहीं कहा जा सकता। ये जरूर ये वाला पैराग्राफ आता है तो कहना चाहती है कि हमारे मन की व्यथा, हमारे मन की वेदना, हमारे मन की पीड़ा हमारे मन में ही रहने दो, हम किसी और से क्या कहें। हम जिससे प्रेम करते हैं वही हमसे दूर चला गया। लक्ष्मण ने अपने कुल की परंपरा, क्या परंपरा बताई? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद ने लक्ष्मण ने अपने कुल की किन विशेषताओं का उल्लेख किया? तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त तथा गौ पर शूरवीरता नहीं दिखाई जाते, है ना, और इन्हें मारने पर हमें पाप लगता है और इनसे हारने पर हमारी बदनामी होती है, ठीक है। परशुराम के स्वभाव की दो विशेषताएं, तो वे अत्यंत क्रोधी स्वभाव के हैं, अपने बड़बोले कारण दूसरों को कमजोर समझने लगते हैं, वे शिव के परम भक्त हैं। परशुराम अहंकारी और कटु भाषी भी हैं। तभी तो उन्होंने कहा था कि व्यर्थ धर्म धनबान कुठारा, हाँ, बहु धनु ही तोड़ी लड़काई। हमने बचपन में बहुत सी धनुइयां तोड़ी हैं, तब तो आपने कभी क्रोध नहीं किया। इस पुराने से धनुष के टूट जाने पर क्यों क्रोध कर रहे? आत्मकथ कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की झलक बताइए। व्यक्तित्व मतलब होता है पर्सनालिटी। तो कवि ने उन चित्रों को भी चित्रित करने का साहस दिखाया जहां वह असफल रहा। उन्होंने निसंकोच अपनी दुर्बलताओं, अभावों के उन क्षणों को भी उकेरा है। आत्मीय जनों से ठगा गया। उन्होंने कहा कि अपने जीवन की मैं कैसे कथा आज कहूं, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। हाँ, तुम ही मेरी हंसी उड़ाने वाले हो, तुमने ही मेरे जीवन रूपी गागर को रीता किया है। रीति, गागर, रीति मतलब खाली। तुमने ही मुझे ठगा है। हाँ, कवि ने बातों सहजता से कह दी कि आत्मीय जनों से ही ठगा गया हूं, मेरे जीवन से रस लेकर स्वयं को रसान्वित करने की इच्छा रखते हैं और अब मुझसे कह रहे हैं मैं आत्मकथा लिखूं। बिल्कुल जरा सा भी संकोच नहीं किया। अब है आत्मकथा कविता से अनंत नीलिमा, असंख्य जीवन का इतिहास। बहुत बेटा इन प्रश्नों पर देख लो अच्छे से। अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास कवि उन अनगिनत लोगों की ओर संकेत करना चाहते हैं अपनी अपनी जिन्होंने आत्मकथाएं लिखी। अपनी आत्मकथाओं में उन्होंने अपनी दुर्बलताओं का भी उल्लेख किया, जिस कारण उन्हें लोगों के व्यंग सहने पड़े। मुंह पर तो चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं लेकिन पीठ पीछे उपहास करते हैं। बादलों की गर्जना, उत्साह, आवन कवि क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि लोगों का आलस्य और अकर्मण्यता दूर हो जाए और वे नव निर्माण के लिए तैयार हो जाए। वसंत ऋतु की शोभा का वर्णन, तो वसंत ऋतु में कण कण सुंदरता से महक उठ जाता है। प्रकृति मानो साक्षात देवी लक्ष्मी का रूप धारण कर लेती है। तभी तो क्या कि भाई हाँ, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। फागुन मास के सौंदर्य का वर्णन किया है। सांस भर लेने से मात्र से ही घर में मादकता आ जाती है, आंखों में मस्ती अनुभव हो जाती है। उत्साह कविता में कवि ने धाराधर किसे कहा है? बादलों को। तो जल को धारण करने वाला, धाराधर अर्थात बादल, बादलों को बरसने में क्रांति का भाव देख रहे हैं। उनका मानना है कि समाज में परिवर्तन क्रांति से ही संभव है। क्रांति का मतलब होता है सकारात्मक बदलाव, ठीक
ठीक है। उन्होंने समाज का विकास होगा, प्राचीन रूढ़ियां, असमानताएं, शोषण समाप्त होगा, और जो प्राचीन रूढ़ियां चली आ रही हैं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, उससे उनको निजात मिलेगी। संगतकार की बात करें तो संगतकार के माध्यम से मंगलेश डबराल जी क्या कहना चाहते हैं? कवि कहना चाहते हैं कि गायक गायकी को सफल बनाने के लिए संगतकार अपनी आवाज को ऊंचा ना उठाना कमजोरी नहीं है, ना ही उसकी असफलता है, बल्कि उसकी मनुष्यता का भाव है। मुख्य गायक संगतकार के माध्यम से एक अपनत्व की कड़ी दोनों को जोड़े रखती है। क्या मुख्य गायक और संगतकार आपस में किस तरह से जुड़े रहते हैं? किस तरह से जुड़े रहते हैं? तो संगतकार की परोपकार और त्याग की भावना मुख्य गायक को ऊंचाई तक ले जाती है, क्योंकि संगतकार के माध्यम से ही वो कहता है कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग, क्यों चिंता करते हो, फिर से गा लेंगे। और वो अपने सुर में सुरों को मिलाकर बहुत अच्छे से, क्या मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, इधर आओ, इधर सुनो, तो मिले पढ़ाना पढ़ना हमारा, क्या मिले पढ़ना पढ़ाना हमारा तो रिजल्ट बने सुनहरा। ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट। जैसे मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, वैसे ही जब हमारा तुम्हारा पढ़ना और मेरा पढ़ाना मिल जाएंगे तो परिणाम बनेगा बहुत ही बेहतरीन, बहुत अच्छा करके आओगे, मुझे यकीन है। मैं फिर से कहती हूं कि जितना प्यार आपको लाली मैडम करती हैं, उतना ही भरोसा और विश्वास भी आप पर करती हैं। ठीक है, तो संगतकार मुख्य गायक का साथ नहीं छोड़ता, हमेशा उसके साथ रहता है। संगतकार की हिचकती आवाज विफलता क्यों नहीं है? क्योंकि यह जानबूझकर उसकी आवाज मुख्य गायक की आवाज से वो नीची रखता है, ताकि मुख्य गायक जो मेन सिंगर है उसका प्रभुत्व बना रहे ऑडियंस के सामने। ठीक है, संगतकार मनुष्यता किसे कहा गया है? क्योंकि संगतकार की वह मनुष्यता है, वह मुख्य गायक के स्वर से अपना स्वर कभी ऊंचा नहीं करता। मूर्तिकार चश्मा बार बार क्यों बदल देता था? कैप्टन जो था, या फिर इसी तरह का प्रश्न आएगा कि चश्मा अक्सर क्यों बदल देता था? कैप्टन इतने गिने चुने ही फ्रेम रखता था, क्योंकि उसके पास बड़ी सी दुकान तो थी नहीं, बेचारा फेरी करके ही चश्मा बेचता था। तो जब ग्राहक को पसंद आया तो बेच दिया, ये वाला ग्राहक को पसंद आ गया बेच दिया, ये वाला फिर से लगा दिया। ठीक है, इसलिए सरकंडे का जो चश्मा था वो क्या बताता है? बच्चों द्वारा मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगाना यह प्रदर्शित करता है। यहां मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगाया, बस बच्चों ने हालदार साहब गदगद हो गए। ठीक वैसे ही जब आप परीक्षाओं में बहुत अच्छे से लिख कर आओगे ना, लाली मैडम जो है ना चैन की सांस ले लेंगी। माँ सरस्वती से बार बार यही प्रार्थना रहेगी कि माँ सरस्वती मेरे बच्चों के मस्तिष्क में विराजित रहिएगा। बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जिस पर ध्यान दे रहे हैं, उनके प्रश्न पत्र में वही अच्छे से कहिएगा, ताकि वो हर एक प्रश्न का उत्तर अच्छे से लिख कर आए। ठीक है, नेताजी की चश्मा रहित मूर्ति बच्चों को भी अच्छी नहीं लगी, उनके मन में भी देश प्रेम की भावना है। पान वाला हंसमुख स्वभाव वाला व्यक्ति, पान वाले का चरित्र चित्रण, इस तरह से प्रश्न आ सकता है। 3 प्रकार से आता है। पान वाला हंसोड़ है, हंसमुख भी लिख सकते हैं, वह कुछ भी बात कहने से पहले हंसता है। ठीक है, इस प्रकार वह खुश मिजाज है। पान वाला कैप्टन को लंगड़ा भी कहता है और पगला भी कहता है। पान वाला कभी उससे कहता है कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। एक और उसका मजाक उड़ाता है तो दूसरी ओर उसके हृदय के प्रति संवेदना भी दर्शाता है। गर्मियों की उमस भरी शाम को बाल गोविंद भगत किस प्रकार शीतल मनमोहक बना देते थे? तो गर्मियों में शाम होते ही भगत के आंगन में इकट्ठा हो जाते थे लोग, अपना अपना आसन जमा कर बैठ जाते थे और खंजड़ी तो मैंने बता ही दी है। ठीक है, उसको बहुत बेहतरीन तरीके से करते थे। नवाब साहब ने खीरे बाहर फेंक दिए। आपकी दृष्टि में व्यवहार कहाँ तक उचित है? आखिर नवाब साहब ने खीरे फेंक क्यों दिए? भाई लेखक को नहीं खाना था इसलिए उन्होंने मना कर दिया, लेकिन नवाब साहब सूंघते गए फेंकते गए, सूंघते गए फेंकते गए, सूंघते गए फेंकते गए। अहंकार का भाव छुपा है, अहंकार का भाव छुपा है। लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। तो मन्नू भंडारी, क्योंकि पिता और उनके विचार नहीं मिलते थे, ये अच्छे से देख लो। ठीक है,
लेखिका के पिता ने लेखिका को घर की चार दीवारी में रखकर देश और समाज के प्रति जागरूक करना चाहते थे, किंतु एक निश्चित सीमा तक। वे नहीं चाहते थे कि आंदोलनों में भाग ले, हड़ताल कराएं या लड़कों के साथ सड़कों पर नारे लगाते घूमे, क्योंकि वो जमाना ही कुछ और था। किंतु लेखिका वह सब किया जो पिताजी नहीं चाहते थे, इसलिए उनकी वैचारिक टकराहट बनी। एक और उन्होंने बात कही है लेखिका ने कि वो अपनी माँ को कभी अपना आदर्श नहीं बना पाई, क्योंकि वो धरती से भी ज्यादा सहनशील थी। काशी में बाबा विश्वनाथ बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक हैं, बिल्कुल, क्योंकि विश्वनाथ, काशी में तो विश्वनाथ मंदिर है। प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां को कर्मस्थल जो थी वो भी काशी थी। शहनाई वादन के क्षेत्र में प्रसिद्धि भी काशी से ही मिली। इन्हीं सब कारणों से काशी और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक हैं। कौन कौन से सम्मान मिले? भारत रत्न, सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न, विश्वविद्यालय से मानद उपाधियां, संगीत अकादमी पुरस्कार, पद्म विभूषण, बहुत सारे उनको सम्मान मिले। रात को तारों को देखकर बात हो रही है संस्कृति की, भदंत आनंद कौशल्यायन जी की। ठीक है, तो रात के तारों को देखकर न सो सकने वाले मनीषी, मनीषी मतलब होता है विद्वान, ज्ञानी। ठीक है, मनीषी मतलब ज्ञानी को प्रथम पुरस्कर्ता क्यों कहा गया है? संस्कृति पाठ के रात के तारों को देखकर ना सो सकने वाले मनीषी को प्रथम पुरस्कर्ता इसलिए कहा है क्योंकि उसके भीतर तारा, आकाश, ब्रह्मांड को जानने की इच्छा है। वो और भी कुछ करना चाहता है। ऐसा नहीं कि पेट भरा है, सब कुछ है, घर है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, तो अब उसे क्या करना है? वो फिर उसके मन में नए प्रश्नों का सवाल, नए प्रश्नों का एक बवंडर सा आएगा, फिर उन प्रश्नों को वो खोजने के लिए फिर चल पड़ेगा। तो ऐसे ही यही कर्म चाहिए कभी भी। हाँ, ऐसा नहीं कि भाई बस अब तो हो गया। समय कभी रुकता नहीं, तो हम भी नहीं रुकेंगे और आगे चलते रहेंगे, डर से भी नहीं झुकेंगे। ठीक है, यही जिज्ञासा उन्हें निठल्ला ना बैठने देगी। संस्कृति कब असंस्कृति हो जाती है? तो संस्कृति संबंध मानव कल्याण की भावनाओं से जब टूट जाता है तब वह असंस्कृति हो जाती है, क्योंकि संस्कृति मतलब कल्याण, असंस्कृति मतलब अकल्याण। कैसा आदमी निठल्ला नहीं बैठ सकता? जो वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति है वह कभी निठल्ला नहीं बैठेगा। संस्कृत व्यक्ति मतलब जो कुछ ना कुछ नया खोज करने की तलाश में रहे। साना साना हाथ जोड़ी में प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते। कृतज्ञता मतलब आभार, कृतज्ञता मतलब बेटा धन्यवाद, आभार व्यक्त करना, आभार या थैंकफुल। ठीक है, आभार व्यक्त करना या आप कह सकते हैं थैंकफुल। ठीक है, तो उन्होंने यही बताया है कि गंतों को ऐसा लगा जैसे उल्टा हो, तारे टिमटिमा रहा है। फिर वहाँ उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से धर्म चक्र के बारे में कि भाई इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। रंग बिरंगी पताकाएं लगी हुई थी, जहाँ ये पता चलता है कि सब कुछ जब कुछ नया कार्य करना है। फिर श्वेत पताकाएं लगी हुई थी। फिर जितेंद्र ने बताया कि जब कोई बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो शहर से दूर 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती हैं, उन पर मंत्र लिखे होते हैं, फिर उनको उतारा नहीं जाता, वो अपने आप हो जाती हैं। लेखिका को कब और क्यों लगा कि तमाम भौगोलिक विश्व विविधता और वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद भारत की आत्मा एक ही है? तो उन्होंने जब चक्र को देखा तो इसके बारे में पूछने पर उसने बताया कि धर्म चक्र है, घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। सुनकर लेखिका के मन में विचार आया कि वैज्ञानिक प्रगति के बाद भी भारत की आत्मा, लोगों की धार्मिक मान्यताएं, आस्थाएं, विश्वास आज भी है। साना साना हो। ठीक है, गंगटोक को वर्तमान के सुंदर स्वरूप वहां के निवासियों का क्या योगदान है? तो आपको पता ही है कि हर एक व्यक्ति वहां कितना जी तोड़ मेहनत करता है। ना केवल पुरुष बल्कि महिलाएं भी, ना केवल महिलाएं ही बल्कि छोटे छोटे बच्चे पहले पढ़ाई करते हैं, एकदम पहाड़ी चढ़कर स्कूल जाते हैं, फिर वहां से आते हैं, घर आकर बस्ता रखते हैं, फिर अपने मवेशी, मवेशी मतलब पालतू जानवरों को लेकर जाते हैं और अपने माता पिता के कार्यों में भी हाथ बढ़ाते हैं। अब हम चलते हैं अपने व्याकरण की तरफ। वाक्य, वाक्य कितने हैं हमारे यहाँ? तो वाक्य होता है शब्दों के सार्थक, सार्थक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, याद रखो, वाक्य के दो अंग होते हैं। एक होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। जिसके बारे में कहा जाए उद्देश्य है, जैसे राम बाजार जाता है तो राम उद्देश्य है, मतलब कर्ता उद्देश्य है, क्रिया विधेय है। ठीक है, तो जो उद्देश्य के बारे में कहा जाए वह विधेय है। जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बना दिया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट, तो चाणक्य क्या हुआ? उद्देश्य। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बना दिया, तो चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बना दिया, ये विधेय है। ठीक है, तो जिसके बारे में चाणक्य ने, कर्ता ने, कर्ता ही है उद्देश्य, कर्ता के बारे में जो कहा जाए वो
विधेय। हमारे रचना के आधार पर 3 वाक्य हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र। सरल मतलब सिंपल वाक्य जिसमें एक कर्ता एक क्रिया। संयुक्त मतलब जो सरल से मिलकर बने हैं, पहले भी आपने समझ लिया है, जस्ट रिवीजन कि और, एवं, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, क्योंकि, या, अथवा से जो जुड़े होंगे वो संयुक्त होंगे, और जो एक दूसरे पर आश्रित होंगे, जिसका एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलेगा। जैसे मैंने कहा था ना, तुम कहोगे क्या, मैंने कहा था ना कि ये आएगा, तो इस तरह के वाक्य मिश्रित। उपवाक्यों की तो आपको पता ही स्वतंत्र और आश्रित होते हैं। जैसे जो लड़का बाजार गया है वह मेरा भाई है, उपवाक्य होता है जो अपने आप में पूर्ण हो, ठीक है। स्वतंत्र उपवाक्य वह होता है जो अपने आप में, जो लड़का बाहर गया है जो लड़का बाहर गया है वह मेरा भाई है। तो यहाँ पर जो निकालने के लिए, स्पष्ट करने के लिए स्वतंत्र वाक्य पर निर्भर होता है, तो जो लड़का बाजार गया है वह मेरा भाई है। अब हम चलते हैं पद परिचय की ओर। पद परिचय में अक्सर समझ गए ना, अब तो समझ गए ना, लेकिन फिर भी मैं बता दूं आपको। पद परिचय, पद मतलब शब्द, कोई भी शब्द जब वाक्य में आता है तो पद कहलाता है, और पद की व्याकरणिक परिचय ही पद परिचय कहलाता है। जैसे हम अपना परिचय देते हैं वैसे ही पदों का भी व्याकरणिक परिचय है। व्याकरणिक परिचय क्या, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, लिंग है, वचन है, कौन सा वचन है, कौन सा काल है, कारक कौन सा है, सब बता दो। जिस शब्द के बारे में पूछा उसका सब कुछ, उसका दादा, परदादा, पापा, चाचा, सब बता दो, वही उसका पद परिचय है, ठीक है। तो पद परिचय में आप देखोगे कि किस तरह से जो भी प्रश्न, अभी हम और प्रश्न भी देखेंगे, ठीक है। तो जैसे राम वनवास गए, तो राम व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। अब हम चलते हैं अर्थ अलंकार की तरफ। अलंकार आपको पता ही है किसको कहते हैं, पता है ना मेरी एक्टिंग उतार रहे हो, उतार रहे हो क्या, करो करो कई भाई, जो तुम कहते हो वही मुझे अच्छा लगता है। तो अब अलंकार जो सौंदर्य में वृद्धि करें, जो काव्यों की शोभा बढ़ाएं, 5 अर्थ अलंकार, 5 अलंकार, ठीक है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति। उपमा खाया, रूप निखर आया। उपमा खाया, रूप निखर आया। अब हम उत्प्रेक्षा कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, भाई हम मनुष्य हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ठीक है। तो उपमा में तुलना की जाती है, उपमा में तुलना की जाती है। रूपक में उपमान रूप में एक समान होता है, चंद्र, खिलौना, योजक चिन्ह आता है। मानवीकरण में मानव के अलावा मानव की ही क्रियाओं का आरोपण होता है प्रकृति पर, मानव की ही, जैसे, ठीक है, आपने 9th में पढ़ा था ना, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, तो मानवीकरण हो गया। उत्प्रेक्षा में कल्पना, मानो, मनहु, जानो, चनहु, ज्यों त्यों, ठीक है, इस तरह के आपको आ जाएगा, मानो, ठीक। ये अतिशयोक्ति में तो हद हो गई भाई है, क्या है, आसमां से तारे तोड़ लाऊं अगर तुम कहो, भैया तारे नहीं तोड़ेंगे, अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि यही है जो लोक सीमा से बढ़कर जहां बात की जाए वहां अतिशयोक्ति, ठीक है। अब देखो, आपको पता है उपमान जिससे तुलना की जाती है, उपमेय जिसकी तुलना की जाती है। साधारण धर्म, कोई भी गुण विशेषता, सुंदर है, तेज है ना, काला है, मोटा है, गोरा है, वो जो विशेषता है वही साधारण धर्म है। वाचक शब्द जिसके माध्यम से हम पहचाने, जैसे उपमा अलंकार को हमने कैसे जाना, सा, सी, के समान, के जैसा, सदृश, वाच्य, ये भी 3 होते हैं, सिंपल। अब प्रश्न ये आएगा कि कौन से वाच्य में केवल अकर्मक क्रिया होती है, तो इसमें होंगी सकर्मक प्लस अकर्मक दोनों, सकर्मक प्लस अकर्मक दोनों क्रियाएं होंगी, जबकि आपके कर्मवाच्य में होगी केवल सकर्मक क्रिया। सकर कहाँ गया जी, सकर हटाओ हटाओ हटाओ, चलो जी, सकर्मक, केवल सकर्मक क्रिया। यदि हम बात करें अपने भाव की, तो इसमें केवल अकर्मक। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कौन से वाच्य में अकर्मक क्रिया होती है, तो बता देना कि अकर्मक क्रिया, सिर्फ अकर्मक क्रिया होती है भाव में, सकर्मक क्रिया होती है कर्म में, और दोनों क्रियाएं होती हैं कर्तृ में। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रमुख होता है, कर्मवाच्य में कर्म प्रमुख होता है, और भाव में भाव की। और ये जो है, जो क्रिया ऑलवेज पुल्लिंग होती है। चलो
अब जैसे उपमा और रूपक उत्प्रेक्षा, एक प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति की तुलना दूसरे से की जाए। उपमा में रूपक रूपी शब्द का प्रयोग, इसके समान, इसके जैसा, तो यहां आ गया। जैसे क्या 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 कहा भाई, सीता तो चंद्रमुखी है। रूपक, सीता का मुख चंद्रमा के समान है। उपमा, तो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं। अब यहां पर दो अर्थ निकल रहे हैं, मैंने ही, श्लेष अलंकार आ जाएगा, ये उसका है। तो अब यहां जाए हम, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन, उपमान उपमेय एकदम सेम। जहां पर पास पास दिखे आपको कि इसकी तुलना की जा रही है, यही है। राम है कि रत्न है, रत्न राम है कि राम ही रत्न है, रत्न को राम कहा है या राम को रत्न कहा है। जहां ये कंफ्यूजन हो जाए कि क्या है उपमान, किससे तुलना की जा रही, किसकी, रूपक अलंकार। क्लियर? ठीक है। अतिशोक्ति तो बढ़ाकर होता है, मानवीकरण आपको पता ही है। अब मैंने उस व्यक्ति को देखा जो पीढ़ा से कराह रहा था। अभी कौन सा है ये, अभी कौन सा ये, मिश्र है। कौन सा ये, मिश्र। बदलना किस में है, संयुक्त में। तो मैंने उस आदमी को देखा किंतु वह पीड़ा से कराह रहा था। जो परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। ये भी मिश्र है, बदलना है सरल में। परिश्रम व्यक्ति अवश्य सफल होता है। कश्मीरी गेट के निकलसन का ब्राह्मण उनका ताबूत उतारा गया। सिंपल है, सिंपल है। अब इसको बदलना है मिश्र में। कश्मीरी गेट में जो निकलसन का ब्राह है वहां उनका ताबूत उतारा गया। ठीक है। अब मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु के साथ ही फादर के शब्दों से झरती शांति भी याद आ रही है। संयुक्त वाक्य। अब अच्छे से देखना बेटा। अब आप ये मत सोचना कि यहां तो ये और लगा है, ये तो ऑलरेडी संयुक्त है, हम कैसे बदले संयुक्त। नो, और वाक्य और वाक्य, ठीक है। जब वाक्यों के बीच और लगेगा तब होगा वो संयुक्त। लेकिन यदि, ये तो शब्द है, पत्नी भी शब्द है, पुत्र भी, यदि शब्द और शब्द के बीच लग गया और, तो वो नहीं है, वो फिर उसको और देखकर आप संयुक्त बिल्कुल मत कहना। ठीक है, क्योंकि यहां तो ये सरल। तो जहां दो वाक्यों के जोड़ने का काम और कर रहा हो तब ही संयुक्त होगा, लेकिन यहां और जोड़ रहा है दो शब्दों को, इसलिए सरल वाक्य है। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है। अब ये एक वाक्य है, अब लगा है, और फादर के शब्दों से झरती शांति भी, तो वाक्यों को जोड़ने का काम और कर रहा है, तब वो संयुक्त वाक्य है, जबकि अभी ये सरल था। रात हुई और आकाश में तारों के असंख्य। अब ये है दो वाक्य। रात हुई अपने आप में वाक्य है, आकाश में तारों के असंख्य दीप जल उठे, ये भी अब दो वाक्यों को जोड़ रहा है। करना है इसको सरल में। रात होते ही आकाश में तारों के असंख्य दीप जल। पान वाले के लिए मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित। अब ये फिर से आपका और एवं तथा किंतु परंतु लेकिन संयुक्त है, बनाना है इसको मिश्र में। जो बात पान वाले के लिए मजेदार थी, जो वह है ना, ये सब है संयुक्त के। अध्यापिका ने छात्र की प्रशंसा की, तुम्हारी प्रशंसा की। हाँ भाई तुम्हारी, हाँ समझ में आया। विदित की, वंश की, आदित्य की, वंशिका की, कृतिका की, शिवानी की, सबकी तारीफ की। ठीक है। तो जब अध्यापिका ने छात्रा की प्रशंसा की तो उसका उत्साह बढ़ गया। जो ईमानदार है वही सम्मान का अधिकारी। तो जो वह, ये मिश्र वाक्य है। ईमानदारी सम्मान का सच्चा अधिकार है। ज्यों ही घंटी बजी छात्र अंदर चले गए। मिश्र वाक्य कौन सा है ये, मिश्र वाक्य, क्योंकि ज्यों ही डिपेंडेंट है। वे उन सब लोगों से मिले जो मुझे जानते थे। अब ये मिश्र है, वे मुझे जानने वाले सब लोगों से मिले। पंख वाले चींटे या दीमक वर्षा के दिनों में निकलते हैं। वाक्य का भेद बताना है। ये तो सरल वाक्य है, क्योंकि ना यहाँ और एवं है, ना यहाँ एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। आषाढ़ की एक सुबह एक मोर ने मल्हार के म्याऊं म्याऊं को सुर दिया। संयुक्त में बदलना है क्योंकि सरल है। आषाढ़ की एक सुबह थी तथा एक मोर ने मल्हार के म्याऊं म्याऊं को सुर दिया। जीवन की कुछ चीजें हैं जिन्हें हम कोशिश करके पा सकते हैं। अब इसमें देखिए, आश्रित उपवाक्य छांटना है, तो जिन्हें हम कोशिश करके पा सकते हैं, यही है आश्रित उपवाक्य। मोहनदास और गोकुलदास सामान निकालकर बाहर रखते जाते थे, क्योंकि अब ये तो है सरल,
क्योंकि ये दो शब्दों के बीच में और है, मतलब ये सरल है। मोहन दास और गोकुल दास सामान निकालते थे और उसे बाहर रखते थे। अब ये संयुक्त बना क्योंकि ये भी एक वाक्य है और एक ये वाक्य है, यहां पर और इसको जोड़ रहा है और इसको जोड़ रहा है। हमें स्वयं करना पड़ा और पसीने छूट गए। जब हमने स्वयं किया तब पसीने छूट गए। बालकों में जानते हैं कि अब बुढ़ापा आ गया, अब बुढ़ापा आ गया, अब बुढ़ापा आ गया, ठीक है, अब बुढ़ापा आ गया। वे जानते थे। मॉरिशस की स्वच्छता देखकर मन प्रसन्न हो गया। जब मॉरिशस की स्वच्छता देखी तब मन प्रसन्न हो गया। जब तब ज्यों त्यों यद्यपि तदपि। गुरुदेव आराम कुर्सी पर लेटे हुए थे और प्राकृतिक, अब ये है संयुक्त, गुरुदेव आराम कुर्सी पर लेटकर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे थे। सभी लोगों ने वह सुंदर दृश्य देखा। कौन सा है? सिंपल है भैया, सरल है। हम रात भर कैसे जागेंगे, हमसे रात भर कैसे जागा जाएगा। ऑलवेज क्रिया पुल्लिंग, क्रिया पुल्लिंग, क्रिया पुल्लिंग। हो सकता है पूछ लिया जाए कि कौन से वाच्य में क्रिया पुल्लिंग होती है, तो बता देना भाव वाच्य में, ठीक है। उनके द्वारा कैप्टन की देशभक्ति का सम्मान किया गया। जहां द्वारा है तो कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य क्योंकि द्वारा है। अब बदलना है हमको, कर्तृवाच्य में कर्ता को प्रमुख करना है, तो उन्होंने कैप्टन की कर्ता आ गया, कर्ता प्रमुख आ गया, कर्ता प्रमुख हो गया, ठीक है, तो कर्तृवाच्य हो गया, तो कर्तृवाच्य हो गया। क्लियर? तानसेन को संगीत सम्राट कहा जाता है। तानसेन को, अब ये कर्म है, कर्ता ने कर्म को, तानसेन को कहा जाता है। तानसेन संगीत सम्राट है, कर्तृवाच्य हो गया। कैसे पता चला कि बेटा ये कर्म है? क्योंकि तानसेन को, कर्ता ने कर्म की विभक्ति क्या है? को, इसलिए ये कर्मवाच्य है। कर्म को हमने कर्तृ में बदल दिया। ये कौन सा था? ये कर्म था। क्लियर? मां ने अवनी को पढ़ाया। ओके, अवनी को पढ़ाया, मां ने। आप कहोगे यहां भी तो को लगा है, लेकिन मां ने, ये तो कर्त है ना, कर्ता ने, मां ने, कर्ता कौन है? मां ने अवनी को पढ़ाया, मां के द्वारा। अब ये हो गया। फुर्सत में नैना खूब रियाज करती है। फुर्सत में मैना खूब रियाज करती है। फुर्सत में मैना द्वारा खूब रियाज किया जाता है। कर्तृवाच्य में बदला, फाख्ते द्वारा गीत को सुर दिया गया। जहां द्वारा है मतलब कर्म है, फाख्ते गीत को सुर देते हैं। बच्चा सांस नहीं ले पा रहा था, बच्चे से सांस नहीं ली जा रही थी। अब आप सोचोगे यहां तो थी आ गया। ऑलमोस्ट पुल्लिंग होती है क्रिया, ठीक है। 2-3 पक्षी अपनी अपनी लय में एक साथ कूद रहे थे, भाववाच्य में। तो 2-3 पक्षियों से अपनी अपनी लय में कूदा जा रहा था। आसपास के पक्षी कुंज में संगीत का अभ्यास करते हैं। आसपास कुंज में आए, आसपास के पक्षियों द्वारा संगीत का अभ्यास किया जाता है। यार पक्षियों द्वारा, तो मेरे प्यारे प्यारे जो बच्चे हैं वो कितने अच्छे से अभ्यास कर रहे हैं। श्यामा सुबह दोपहर के राग बखूबी जानती है। वाच्य भेद बताइए। श्यामा सुबह दोपहर के राग बखूबी जानती है। बाप रे, श्यामा जानती है, कर्ता की बात है, कर्तृवाच्य है। दर्द के कारण वह चल नहीं सकता, तो ये कौन सा वाक्य है? चल नहीं सकता, कर्तृ है, कर्तृवाच्य है। बदलना है भाव में, तो क्या हो जाएगा? दर्द के कारण उससे चला नहीं जाता। लोगों ने श्यामा के गीत की तुलना बुलबुल के सुगम संगीत से की है। श्यामा के गीत की तुलना बुलबुल के सुगम संगीत से की गई है। जहां है मतलब किसी के द्वारा तो की गई है ना, द्वारा यहां है लेकिन हिडन है। आप देखो ना, यहां किसी, जब जैसे उसे उपहार दिया गया तो किसी के द्वारा ही दिया गया होगा ना, उसे पढ़ाया गया, द्वारा नहीं लिखा, लेकिन आप समझ रहे हो कि यहां द्वारा है, तो मतलब कर्मवाच्य में बदल दिया। मई महीने में कॉलेज वालों ने शीला अग्रवाल को नोटिस थमा दिया। शीला अग्रवाल कौन थी? मन्नू भंडारी जी की हिंदी अध्यापिका। लाली वर्मा कौन है? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों की हिंदी अध्यापिका। कर्मवाच्य में बदलिए, तो मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों द्वारा नोटिस थमा दिया गया।
देशभक्तों की शहादत को आज भी याद किया जाता है। देशभक्तों की शहादत को आज भी याद करते हैं। ये कौन सा है? किया जाता है, ये है भाव। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि ये कौन सा वाच्य है, तो आप कहोगे भाव, क्योंकि किया जाता है अर्थ में याद करते हैं। खबर सुनकर वह चल भी नहीं पा रहा था, खबर सुनकर उससे चला भी नहीं जा रहा था। यह मकान दादाजी ने बनवाया है। दादाजी ने मतलब कर्ता ने, कर्ता ने मतलब कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य है। अब आपको बदलना है, तो यह मकान दादाजी द्वारा बनवाया गया। दौड़ नहीं सकता, दौड़ा नहीं जाता। अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाया गया। आप तो लिख दो लाली मैडम द्वारा प्यारे प्यारे बच्चों को पढ़ाया गया। तो लाली मैम ने विद्यार्थियों को पढ़ाया। राष्ट्रपति ने इस भवन का उद्घाटन किया। कर्तृवाच्य है, राष्ट्रपति द्वारा इस भवन का उद्घाटन किया गया। मेरे द्वारा समय की पाबंदी पर निबंध लिखा गया। ठीक है, मेरे द्वारा समय की पाबंदी पर निबंध लिखा गया। तो मेरे द्वारा है मतलब ये कर्म है। कर्त में कैसे बदलोगे? मैंने समय की पाबंदी पर निबंध लिखा। अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया। भेद बता। द्वारा कर्म है। कौन से वाच्य में हमेशा सकर्मक क्रिया होती है? बोलो बोलो बेटा। हाँ, तुम बोलो, तुम बोलो। कर्मवाच्य। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कर्मवाच्य का एक उदाहरण लिखिए। पाठ पढ़ाया जाता है। पाठ पढ़ाया जाता है, ये कर्म ही है। क्यों? क्योंकि यहां पर किसी के द्वारा कोई काम करवाया जाता है, मतलब द्वारा लिखा नहीं है, लेकिन दिख तो रहा है ना कि काम किया जा रहा है। हमसे इतनी तकलीफ सही नहीं जाती, वाक्य को कर्तृवाच्य में बदलिए। हम इतनी तकलीफ नहीं सह सकते, हम इतनी तकलीफ नहीं सह सकते। कर्तृवाच्य का उदाहरण लिखिए। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। लाली मैडम ने हिंदी पढ़ाई। हाँ, ऋषभ ने हिंदी पढ़ी। ठीक है। राधा अब उठ बैठ सकती है। इस वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। राधा से अब उठा बैठा नहीं जाता। अब है वाच्य। हम सभी सैलानी आगे चलने में असमर्थ थे। भेद बताओ। हम सभी सैलानी, सिंपल, कर्तृवाच्य। उसने नेपाली बोली सीखी। नेपाली कैसे बोलते हैं? साना साना हाथ जोड़ी। ठीक है, और तो आती नहीं है तो उनके द्वारा नेपाली बोली सीखी गई। भाववाच्य का उदाहरण। बूढ़ी काकी से उठा नहीं जाता, मरीज से दवा खाई नहीं जाती। ठीक है, चला नहीं जाता। कर्तृवाच्य। मूर्तिकार पहाड़ों के दौरे पर निकल पड़ा। भारतीय महिला क्रिकेटरों का प्रदर्शन सराहनीय था। क्या था ये? कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य। लेखक ने अपने तर्कों से उनकी दलीलों का खंडन किया। कौन सा वाच्य है? लेखक ने, कर्ता ने, तुरंत, जहां ने कर्तृवाच्य। संगतकार द्वारा कर्मवाच्य। कवि ने, इसको कर्मवाच्य में बदलिए तो कवि द्वारा, क्योंकि ये है कर्तृ। दादी, उसकी दादी से खड़ा नहीं रहा जाता, तो इस वाक्य का भेद है भाववाच्य, क्योंकि खड़ा नहीं रहा जाता। कुछ तो हो रहा है बेचारों को, कुछ तो हो रहा है ना? ठीक है। वह गिने चुने फ्रेमों को नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। उसके द्वारा गिने चुने फ्रेमों को नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दिया जाता है। नवाब साहब द्वारा, नवाब साहब द्वारा कर्म है। नवाब साहब ने लगा दो, कर्तृ हो जाएगा। बिना सहारे दादाजी अब चल नहीं पाते हैं। बिना सहारे दादाजी से अब चला नहीं जाता। ठीक है। स्वयं प्रकाश जी ने नेताजी का चश्मा। स्वयं प्रकाश जी ने है, कर्तृवाच्य लिखो यार। कर्ता ने, कर्ता जहां प्रमुख वहां कर्तृवाच्य। कर्म की प्रधानता वाले को कर्मवाच्य। अब पद परिचय। आहा, उपवन में सुंदर फूल खिले हैं। वाह वाह, उपवन में सुंदर फूल खिले हैं। तो आहा मतलब विस्मय आदि बोधक। मैंने कहा ना, जितनी व्याकरण हमने अब तक पढ़ी है ना, वो सब यहीं लगानी है। उपवन क्या है? अब उपवन का यदि नाम दिया होता कि अशोक वाटिका है या ये वाटिका, तो व्यक्तिवाचक होता। अब है जातिवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है। उपवन में अधिकरण कारक, क्योंकि में और पर अधिकरण। सुंदर गुणवाचक, पुल्लिंग बहुवचन। फूल विशेष, खिले हैं सकर्मक क्रिया। सुरेश, यदि मैं बीमार हो जाऊं तो घर की व्यवस्था रुक जाएगी। सुरेश व्यक्तिवाचक, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक।
मैं सर्वनाम कौन सा? उत्तम पुरुष, एक वचन पुल्लिंग। घर की जातिवाचक एक वचन पुल्लिंग। रुक जाएगी सकर्मक क्रिया एकदम एक वचन स्त्रीलिंग। कब्रिस्तान की भूमि को लेकर छोटे मोटे तनाव होते हैं। कब्रिस्तान नाम नहीं है दिया है तो जातिवाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग। संबंध छोटे मोटे गुण है, छोटा मोटा पुल्लिंग है, बहुवचन है। होते सकर्मक क्रिया बहुवचन पुल्लिंग। मुझे उत्तम पुरुष, क्योंकि मैं तुम वे। उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष अन्य पुरुष। सर्वनाम के भेद। आज समाज में विभीषणों की कमी नहीं है। विभीषण जातिवाचक संज्ञा, विभीषणों। अब आप सोचोगे यहां तो नाम है तो व्यक्तिवाचक क्यों नहीं है? अब मैं बता दूं आपको कि यहां विभीषणों है। विभीषणों मतलब ऐसे व्यक्तियों की ओर संकेत किया है जो घर का भेदी लंका ढाए। ऐसे व्यक्तियों की ओर संकेत किया है। ठीक है, किया गया है जो पीठ में छुरा भोंपते हैं, पीठ में छुरा भोंपने का काम करते हैं। ठीक है। रात में देर तक कालवाचक है, रात की बात है, क्रिया की काल संबंधी विशेषता है। हर्षिता निबंध लिख रही है, सकर्मक है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्तृवाचक है, वर्तमान काल है। इस पुस्तक में अनेक यदि 15-20 होती तो संख्यावाचक हो जाती, निश्चित वाचक, लेकिन यहाँ है अनिश्चित। इस पुस्तक में अनेक चित्र के बारे में अनेक बताया है ना, तो चित्र पुल्लिंग है, बहुवचन है क्योंकि अनेक है। मनुष्य केवल भोजन करने के लिए जीवित नहीं रहता, बल्कि वह, अब मनुष्य है और वह है, तो मनुष्य जातिवाचक है, एक वचन है क्योंकि मनुष्य जाति है। ठीक है। वह अन्य पुरुष, मैं उत्तम, तुम अन्य। ठीक है। सुभाष पालेकर, सुभाष व्यक्तिवाचक, नाम लिखा है, एक वचन कर्ताकार। प्राकृतिक गुणवाचक, जानकारी भाववाचक, दी है सकर्मक। अपने गांव की मिट्टी में वो बात है भाई, तो गांव की जातिवाचक एक वचन, मिट्टी भी जातिवाचक क्योंकि मिट्टी के कई रूप हैं, काली मिट्टी, भूरी मिट्टी, लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी। ठीक है, स्त्रीलिंग है। मैं उत्तम पुरुष, तरस गया अकर्मक क्रिया। दादाजी प्रतिदिन समाचार पत्र, दादी जी पढ़ती हैं, स्त्रीलिंग, एक वचन, वर्तमान कर्तृवाच्य। रोहन यहां नहीं आया, यहां स्थानवाचक, आया क्रिया की विशेषता। रवि रोज सवेरे दौड़ता है, रवि व्यक्तिवाचक पुल्लिंग, एक वचन कर्ताकारक। सुरभि विद्यालय से अभी आई है, विद्यालय से आई है, तो अपादान कारक, क्योंकि से जहां पर अलग होने का भाव हो वहां अपादान कारक, से जहां पर अलग होने का भाव हो। ठीक है, जहां से अलग दिखाए, अलग होने का जहां पर भाव हो तो वहां से अपादान होता है। उसने मेरी बातें ध्यानपूर्वक, कैसे रीतिवाचक, कैसे रीतिवाचक, क्योंकि क्रिया विशेषण के 5 कौन कौन से? कब, काल, समय, स्थान, कहां, कितना, परिमाण, कैसे, रीति। ठीक है, शाबाश, वाह वाह, तुमने बड़ा बढ़िया काम किया, क्योंकि तुमने पे है तो पुरुषवाचक पुल्लिंग एक वचन। परिश्रम के बिना संबंध बोधक है, अव्यय है परिश्रम के साथ। आज भी भारत में अनेक अभिमन्यु है, फिर यहां पर जातिवाचक आएगा। अभिमन्यु मतलब अभिमन्यु जो बिल्कुल एकदम रहे तत्पर। प्रातः काल घूमने जाया करो, ताकि समुच्चय बोधक। ये क्या है? ताकि, क्योंकि, परंतु, लेकिन, क्योंकि, समुच्चय बोधक। पिताजी कल ही तीर्थ यात्रा पर गए, कर्मक क्रिया एक वचन पुल्लिंग, भूतकाल कर्तृवाचक। अनुराग ने काला कोट, तो गुणवाचक क्योंकि काला बताया जा रहा है, विशेष एक वचन पुल्लिंग। पद परिचय, शीला जी ने साहित्य का दायरा ही बढ़ा दिया, व्यक्तिवाचक, शीला नाम लिखा, एक वचन, स्त्रीलिंग कर्ताकारक। लेखक ने उस घटना संज्ञा है, जब कभी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए तो वो सार्वनामिक विशेषता होता है। ठीक है,
एक चिड़िया हमारी खिड़की पर डरी डरी बैठी है। कैसी बैठी है? जहां कैसा है वहां रीतिवाचक, बैठना क्रिया। कस्बे की नगरपालिका प्रतिवर्ष मतलब किसको दिखा रहा है? स्थान को, समय को तो कालवाचक, करना क्रिया की विशेषता। बचपन में मैं दुबली पतली थी, मैं उत्तम पुरुष, स्त्रीलिंग, क्योंकि ये बात हो रही है मन्नू भंडारी की। अब भरण कमल अविनाशी में कौन सा अलंकार? चरण कमल अविनाशी, ठीक है, चरण कमल, भरण कमल अविनाशी। तो जहां पर योजक चिन्ह लगा हो, जहां पर उपमान और उपमेय एकदम निकट हो, निकट, पास, अलग करना मुश्किल, तो रूपक अलंकार, तो रूपक अलंकार। मेघ आए बड़े बंटन के सवर के, भाई बादल भी सूट वूट पहन कर आए, ठीक है। तो कौन सा हुआ? मानवीकरण। भूप सहस दस एक ही 12, लगे उठा वह टरह नकारा, भाई अद हो गई अतिशोक्ति। इतने बड़े राजा, 10 राजा और हिल ही नहीं पा रहा है धनुष, तो अतिशोक्ति। प्यासी मछली सी आंखें, प्यासी मछली सी आंखें, विकल रूप जल में। अच्छा, प्यासी मछली सी आंखें विकल रूप के जल में, इस कौन सा अलंकार है? भाई उपमा अलंकार है। मछली सी आंखें, प्यासी मछली सी आंखें, ठीक है। चवर सदृश मतलब के जैसे, उपमा अलंकार। हनुमान की पूंछ में अति हो गई भैया, अतिशोक्ति अलंकार है। वसुंधरा बिखेर देती मोती सबके सोने पर, वसुंधरा बिखेर देती मोती सबके सोने पर, मतलब वसुंधरा धरती है, धरती को ऐसा कहा है कि वो सब कुछ बिखेर देती है सुंदरता से। मानवीकरण अलंकार। सिर फट गया उसका वही मानो, मनहूं, जानो, जनहूं। संभावना, जहां संभावना की जाए, कल्पना की जाए, ठीक है। उत्प्रेक्षा, मानवीकरण अलंकार इनमें से कौन सा है? देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोहे, नहीं है। तो यह लतिका भी भर लाई, मधु कुमल नवल रस गागरी, यस। बहुरी बदन विदु अचल ढाकी, इनमें से कोई नहीं। लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी, लो जी। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनभट पर डुबा रही, तारा घट ऊसर नागरी। सुबह प्रातः काल को एक स्त्री जैसा कहा है, तो यही मानवीकरण अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार। ले चला साथ में तुझे फलक, ज्यों त्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण फलक, उत्प्रेक्षा। शशि मुख पर घूंघट डालो, शशि मुख, उपमान उपमेय एकदम समान, इसलिए रूपक अलंकार। तब तो बहता समय शिला, सा उपमा, सा सी सदृश। वनशारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, चंद्रिका चादर ओढ़े, बिल्कुल रूपक। सिर फट गया उसका मानो, उत्प्रेक्षा हो गया। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन पर आ रही। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन जा रही, भाई स्वर्ग से मिलने गगन पर हद हो गई यार, भाई अतिशोक्ति है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर की, जैसे धुल गई हो। उषा कविता है, 12th क्लास में आप पढ़ोगे, उत्प्रेक्षा। अब हम चलते हैं रचनात्मक लेखन की तरफ, जिसमें हम करने वाले हैं पत्र लेखन। आपको पता ही है कि हमने बहुत अच्छे से किया है। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे मेरे बच्चे, बहुत बेहतरीन साफ सुथरे तरीके से लिखेंगे, पता लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, विषय लिखेंगे, महोदय लिख के शुरू हो जाएंगे। 3 पैराग्राफ में लेटर समाप्त। पहले में हम अपना परिचय देते हैं। विद्यार्थी हैं तो मैं कक्षा 10वीं में पढ़ने वाला आपके विद्यालय का छात्र, आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे विद्यालय में पुस्तकों की कमी है, इस तरह से, ठीक है, पूरा लिख दिया। उसके बाद यदि हम बात करें अनुच्छेद लेखन की, अनुच्छेद मतलब पैराग्राफ का भी 2-4 पैराग्राफ्स में नहीं लिखना है, एक ही पैराग्राफ में आपका अनुच्छेद आएगा। बस इतना याद रखना है कि आपको बहुत अच्छे से
क्रमबद्धता तरीके से साफ सुथरी लिखावट में सुंदरता से आप उसको लिखेंगे। स्ववृत्त बायोडाटा, नौकरी चाहिए कि नहीं अच्छी, बेहतरीन तरीके से लिखिए। 6 कॉलम्स होते हैं, सीरियल नंबर होता है, कक्षा होती है, 10वीं हो गई, कौन से वर्ष में किया, कहाँ से किया, कौन से मतलब ईयर में किया, विषय कौन से थे और श्रेणी कौन सी थी, ये हो गए। फिर अपनी शैक्षणिक योग्यताएं बताते हैं, अपनी अन्य योग्यताएं बताते हैं और हो जाता है। फिर संदेश लेखन ऑलवेज इन बॉक्स, बॉक्स में हमको संदेश लिखना है, ठीक है, मैसेज, और उसको अच्छे से बेहतरीन तरीके से उद्देश्य की स्पष्टता, सरल वाक्यों का प्रयोग करते हैं। वर्तनीगत शुद्ध होना ही चाहिए, कलात्मकता भी आप जोड़ सकते हैं, ठीक है मेरे बहनों भाइयों। होली आ रही है, होली आई रे होली आई, ठीक है, तो होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल, वही है। तो आप होली की कोई पिचकारी बना सकते हो, लेकिन मेरे बच्चे कलर्स का यूज मत करना। आपके पास कलम है ना, काफ़ी है, वही जादूगर है आपके लिए। विज्ञापन में भी बॉक्स बनाकर ही लिखना है, बहुत प्यारी लेखन शैली होना चाहिए, वर्तमान से जुड़ा होना चाहिए, नारे या स्लोगन का आपको प्रयोग करना ही है। और अलग ईमेल फिर आपको बॉक्स के अंदर ही लिखना है। सबसे पहले आपको पता है फ्रॉम टू सीसी बीसी सब्जेक्ट, और पत्र की तरह लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करो। नैतिक शिक्षा आज की आवश्यकता, अब ये एक टॉपिक है, जैसे आपको संकेत हुए नैतिक शिक्षा का अर्थ क्या है, आवश्यकता क्यों है। तीन में से आपको एक लिखना है, 3 में से आपको एक लिखना है। बेहतरीन तरीके से यहाँ पर फ्रेमिंग कर लेना, उसके बाद लिखना, शुरुआत करना, अच्छे से एंड करना, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है। आपकी आंसर शीट का 1 पेज बहुत पर्याप्त है। इसलिए रचनात्मक के जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे, चाहे वो पत्र हों, चाहे पत्र हो, अनुच्छेद हो, विज्ञापन हो, संदेश हो, सबको आप एक नए पेज में ही लिखना और समाप्त करना, ठीक है। साइबर सुरक्षा जितने भी हैं उनको अच्छे से देखो। स्वरोजगार मतलब हम अपने किस तरह से अपना सेल्फ बिजनेस कर सकते हैं। इंटरनेट क्या है भाई, इंटरनेट अंतरजाल जिसको हिंदी में कहते हैं, तो आप शुरू कर सकते हैं कि भाई इसमें अंतरजाल के माध्यम से आज हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए हैं। इंटरनेट के माध्यम से आज मैं अपने बच्चों से मिल पा रही हूँ, उन्हें परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दे रही हूँ, इतनी सारी की अट नहीं रही है, ठीक है। मेट्रो ट्रेन महानगरीय सुखद सपना, ठीक है। उसके बाद पत्र तो आपको पता ही है, यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। विषय जरूर लिखना है, विषय बहुत जरूरी है, औपचारिक पत्र में विषय आपको लिखना ही है, साफ सुथरा। आप लिखोगे मेरे बच्चे, सारे बच्चे लिखेंगे, ये बिल्कुल छोड़कर नहीं आना है किसी को। ऑप्शन दिए जाएंगे, बिल्कुल ऑप्शन दिए जाएंगे, अनुच्छेद में भी ऑप्शन है, संदेश और उसमें भी आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, ठीक है। विज्ञापन और उसमें 2 में से कोई एक करना है जो बेस्ट आप कर पाएंगे। वैसे तो आप दोनों में ही माहिर हैं, लेकिन उसमें से भी आपको देखना है कि जो बेस्ट हो वही आपको लिखकर आना है। अनौपचारिक में भी आपको लिखना है। अब देखो इस स्ववृत्त लेखन, मैंने कहा था ना, सबसे पहले सीरियल, कक्षा, वर्ष, विद्यालय, विषय, उत्तीर्ण, बस हो गया। अन्य योग्यताएं लिख दीजिए कि और क्या क्या करते हैं, जैसे मैं कबड्डी 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 ये पकड़ी, बस खटाक से खो, है ना, ऐसे हुआ। आप लोग भी खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, चेस खेलते होंगे, जो भी आप खेलते हैं। उपलब्धियां, राष्ट्रीय रचनात्मक पुरस्कार मिला 2020 में राष्ट्रकवि श्री सुरेंद्र शर्मा जी के द्वारा आपकी लाली वर्मा मैम को, ये उपलब्धियां हैं। फिर उसके बाद 2025 में स्टूडेंट चॉइस अवार्ड मिला। ये कुछ उपलब्धियां हैं जो हम यहाँ लिख सकते हैं अपने बायोडाटा में। गतिविधियां और अभिरुचियां, इंटरेस्ट किस में है, तो टीचिंग के अलावा, शिक्षण के अलावा मुझे मंच संचालन में, तो आप अपना लिख दीजिए, ठीक है। ये अब यदि आपके पत्र में नाम आ जाते हैं तो नाम लिखिए, यदि पत्र में नाम नहीं आ रहे, नो नीड टू राइट योर नेम बेबी, नहीं लिखना है, ठीक है। समझ में आया, चाहे वो ईमेल हो या पत्र हो, अपना नाम नहीं लिखना है। पर्यावरण दिवस के अवसर पर लोगों को इसके प्रति आकर्षक विज्ञापन तैयार करो, विज्ञापन तैयार करना है। वाओ, ये देखिए, बेहतर पर्यावरण, बेहतर कल, पृथ्वी को प्रदूषण से बचाएं, आइए हम इसे स्वर्ग बनाएं, ठीक है। समझ में आया, पर्यावरण हमारा जीवन है, पर्यावरण स्वच्छ तो हम स्वस्थ। आइए हम सब मिलकर
पर्यावरण को सुरक्षित रखें ताकि भावी पीढ़ी को भी सुरक्षित पर्यावरण दिया जा सके। हम सब मिलकर पर्यावरण को करते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह से आपको देखना है। अब हम चलते हैं कि स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार प्रसार के लिए आकर्षक विज्ञापन भी देखिए आप। स्वदेशी अपनाओ, देश को बचाओ। आवश्यक कदम, स्वदेशी बनी वस्तुओं का उपयोग करें, स्थानीय संसाधनों का उपयोग करें। तो स्वदेशी अपनाओ में कौन हो जाएंगे हम? सेल्फ डिपेंड। ठीक है, अब है सूचना या जो संदेश है उसको भी आपको बॉक्स में लिखना है, और यही आपका सारा है जो आज आप लिख कर आएंगे। तो एक बार फिर से मैं अपने बच्चों से कहूंगी कि आप पहन लीजिए अपने सर पर ताज, क्योंकि परीक्षा है आज और आप ही होंगे अगले सरताज। मां सरस्वती से प्रार्थना करती हूं कि आज आपके मस्तिष्क में विराजित रहें। प्रश्न पत्र जैसे ही आपके सामने आएगा, ना तो ज्यादा आपको उतावले होना है कि वाह इतना इजी, यदि ऐसा हम कह देते थे हमारा मस्तिष्क सोचता है चलो ठीक है कर लेंगे। गंभीरता से सबसे पहले तो अपना फ्रंट पेज बहुत अच्छे से फिल कीजिएगा, वो तो आप करते आ ही रहे हैं। ठीक है, आपने अभी संस्कृत का, IT का, साइंस का पेपर में बेहतरीन धूम मचाई है, तो आपको पता है। लेकिन फिर भी हमें फ्रंट पेज जहाँ पर हमें अपना नाम लिखना है, अपना रोल नंबर लिखना है, सेंटर कोड लिखना है, विषय कोड लिखना है, सब कुछ जो लिखना है उसको बहुत अच्छे से भरिएगा और फिर चलिएगा प्रश्न पत्र को खंडवार। जो भी आप खंड पहले करेंगे, जो भी आप सेक्शन पहले करेंगे, उस सेक्शन को अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से लिखिएगा, आपको पर्याप्त समय मिलेगा। और कोशिश करना मेरे बच्चों, ये मत सोचना कि दिस इज द लास्ट क्लास ऑफ योर सेशन। ये हमारी लास्ट क्लास नहीं है, हम हमेशा कनेक्टेड रहेंगे, हम हमेशा कनेक्ट रहेंगे मेरे बच्चे, हम हमेशा कनेक्ट रहेंगे। ठीक है, तो अच्छे से पेपर देकर आओ, मैं आपका इंतज़ार करूंगी। पेपर के बाद मैं आपसे पूछूंगी आपका प्रश्न पत्र कैसा गया। मुझे यकीन है आप पर, माँ सरस्वती की कृपा पर और आशीषों पर कि आपका परीक्षा, आपकी हिंदी की परीक्षा बेहतरीन देकर आएंगे आप। जब लौट कर आएंगे तो चेहरे पर होगी एक प्यारी सी स्माइल। तो जाओ मेरे वीर योद्धाओं, जाओ युद्ध भूमि में विजय होकर आओ, विजयी भव। ऑल द बेस्ट, बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।